नमस्कार विद्यार्थियों, आपने ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 4 दिया और मैं पूरी आशा ये करता हूँ कि सभी विद्यार्थियों का टेस्ट बड़ा अच्छा रहा होगा और आपने बड़ी निष्ठा और पूर्ण तैयारी के साथ आप लोगों ने टेस्ट अटेम्प्ट किया होगा। काफ़ी अच्छा प्रयास आप लोगों का टेस्ट में रहा होगा। इस प्रकार की आशाएं और आगे भी आपका प्रयास इसी प्रकार से रहे और आप लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। इसी आशा के साथ टेस्ट नंबर 4 जो है उसका सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। तो आप आ जाएं पहले सवाल के साथ। देखो साथियों, आगे बढ़ते हैं। आपका सवाल था फर्स्ट कि वन वन्यजीव व पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद था 48A, यानी कि अनुच्छेद 48A में वन वन्यजीव व पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख जो है साथियों वो किया गया है। सेकंड आपका सवाल था कि वन व वन्य जीवों के संरक्षण हेतु ईसा पूर्व 3री शताब्दी में प्रथम लिखित कानून किसके द्वारा बनाया गया था। तो पहला लिखित कानून बनाया गया था बेटा सम्राट अशोक के द्वारा। किसके द्वारा? सम्राट अशोक के द्वारा, क्योंकि ईसा पूर्व 3री शताब्दी की बात कर रहे हैं तो मौर्य वंश वहां पर आपके आ जाता है और मौर्य वंश के शासक है सम्राट अशोक, जिन्होंने वन व वन्य जीवों के संरक्षण हेतु पहला लिखित कानून बनाया था। नेक्स्ट सवाल था आपका कि निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे देखो, एक तो अभ्यारण्य की विशेषता दी गई है, सामने अभ्यारण्य का नाम दिया गया है। जैसे सांपों की शरण स्थली हम शेरगढ़ को कहते हैं। शेरगढ़ परवन नदी के किनारे स्थित है, राजस्थान के 12 जिले में साथियों ये अभ्यारण्य आता है। दूसरा है परिंदों का घर। तो परिंदों का घर सरिस्का को नहीं कहते हैं, परिंदों का घर कहा जाता है बंद बारेठा को। किसको कहते हैं? बंद बारेठा। और बंद बारेठा जो अभ्यारण्य है वो आता है राजस्थान के भरतपुर जिले के अंतर्गत। ठीक है, बंद बारेठा जो है वो अभ्यारण्य जरख के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बंद बारेठा अभ्यारण्य जरख के लिए प्रसिद्ध होता है और इसे परिंदों का घर भी कहा जाता है। बंद बारेठा के नाम से झील भी स्थित है आपके भरतपुर में और बांध जो है वो भी यहाँ आपको बंद बारेठा के नाम से मिल जाता है, जो स्थित है काकुंड नदी के किनारे। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगली बात अपन यहाँ पर करें तो जलचरों की बस्ती कहा जाता है, जैसमंद उदयपुर में आता है। और बाघों का घर कहते हैं रणथंभौर। बिल्कुल सही था। तो ऑप्शन बी जो है वो आपके इस सवाल का साथियों आंसर था। ठीक है, अगला सवाल था आपका कि शिकार पर प्रतिबंध लगाने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन सी थी। साथियों, शिकार पर प्रतिबंध लगाने वाली राजस्थान की पहली रियासत है टोंक, जिसने राजस्थान में सबसे पहले 1901 ईस्वी के अंदर शिकार पर सबसे पहले राजस्थान में प्रतिबंध लगाया था। अगला सवाल था कि राजस्थान के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है। राजस्थान में पहली वन्यनीति 18 फरवरी 2010 को लाई गई। ये बिल्कुल सही था। भारत में अगर प्रथम वन्यनीति की बात की जाए तो 1894 में पहली वन्यनीति आती है। 1952 में इसे संशोधित करके स्वतंत्र भारत की पहली वन्यनीति लागू की गई और 1952 की वन्यनीति को 1988 के अंतर्गत संशोधित किया गया था। उसके बाद वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लाया गया था, जिसे राजस्थान के अंदर लागू किया गया था 1 सितंबर 1973 को। और इसे ही अगर मैं बात कर लूँ भारत के लिए कि भारत में इसे कब लागू किया गया था वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, तो इसे लागू किया गया था 9 सितंबर 1972 को। कहाँ पर लागू कर दिया गया था? भारत में साथियों इसको लागू किया गया था। उसके बाद जैव विविधता बोर्ड की स्थापना 2010 में होती है। ये बिल्कुल सही था। और राजस्थान वन्य पशु पक्षी संरक्षण अधिनियम 1935 में नहीं लाया गया, ये लाया गया था 1951 के अंदर, 1951 के अंदर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो इस सवाल का आंसर साथियों रखा गया है। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल था आपका क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्न में से कौन सा एक घास का प्रकार नहीं है। देखो, इस सवाल के अंदर आपको सबसे मेन जो बिंदु आप लोगों ने देखा होगा, मैं पूरी विश्वास मेरे को है कि आप लोगों ने इसे पकड़ा होगा कि ढाक, क्योंकि ढाक एक पेड़ है जिसे हम प्लास के नाम से भी जानते हैं, ढाक या प्लास, जिसे जंगल की ज्वाला कहा जाता है। जंगल की ज्वाला के नाम से इसको जानते हैं, ढाक या प्लास के जो पेड़ होते हैं उनको। ठीक है, तो यहाँ पर ढाक या प्लास जो है वो घास का रूप नहीं था, तो डी ऑप्शन आपके सवाल का आंसर था। लेकिन बचे हुए सारे नाम, चाहे वो मुरात हो, चाहे वो मुफात हो, खस है, बुर है, सेवण है, मोतिया, जितने भी ये सारे नाम हैं वो सब राजस्थान में मिलने वाली घासों के नाम थे। अगर हम बात कर लें धामण घास को लेकर तो आपको याद रखना है कि इसे संस्कृत भाषा में जयंती वेद कहते हैं। संस्कृत में इसे क्या कहा जाता है बेटा? जयंती वेद कहा जाता है। और इसका उपयोग रक्त के थक्का बनाने में किया जाता है। धामण घास का उपयोग कर्ण और अंजन घास के 2 नाम थे। बांस सबसे लंबी घास होती है, बांसवाड़ा में सर्वाधिक ये पाई जाती है। ठीक है, इसीलिए बांसवाड़ा को बांसों की भूमि भी कहा जाता है और बांस को जंगल की आग कहते हैं, जबकि ढाक या प्लास को जंगल की ज्वाला कहते हैं। उसके बाद एंचा आपके केलादेव घाना पक्षी विहार है भरतपुर के अंदर। यहाँ पक्षियों की मृत्यु के लिए उत्तरदायी प्रमुख जो घास है वो एंचा ही होती है। मोतिया घास पाई जाती है आपके ताल छापर चूरू के अंदर।
ठीक है। मोथिया घास कहाँ पाई जाती है? ताल छापर चूरू में पाई जाती है। खस घास भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर जिलों के अंतर्गत मिलती है और इसका उपयोग शरबत व इत्र बनाने में किया जाता है। बुर नामक जो सुगंधित घास है वो बीकानेर में पाई जाती है। सेवण जो घास है ये जैसलमेर का जो लाठी सीरीद क्षेत्र है वहाँ पर विशेष रूप से पाई जाती है। इसे स्थानीय भाषा में लिलोण कहा जाता है। लसीयुकस सिडिकुस इसका वैज्ञानिक नाम है। पशुओं के लिए पौष्टिक होती है, उनमें दूध व मांस की मात्रा में वृद्धि करने वाली घास होती है सेवण। मुरात और मुफात ऐसे ही घास के प्रकार हैं साथियों। फिर अगला अपना सवाल था कि राजस्थान में राजा व रानी नामक कल्प वृक्ष कहाँ पर स्थित है? तो राजा रानी नामक जो कल्प वृक्ष हैं वो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में साथियों मिलते हैं। सोने का उत्पादन भी बांसवाड़ा से, मैग्नीज का उत्पादन भी राजस्थान में बांसवाड़ा से सर्वाधिक होता है। निम्न में से किस जिले में कोई जंतुआलय नहीं है? तो राजस्थान में टोटल 5 जंतुआलय हैं साथियों। पहला जो जंतुआलय है वो जयपुर जंतुआलय है, दूसरा है आपके उदयपुर जंतुआलय, जयपुर के बाद उदयपुर के बाद है आपके बीकानेर के बाद है जोधपुर और जोधपुर के बाद है कोटा जंतुआलय। इस प्रकार से राजस्थान में 5 जंतुआलय साथियों स्थापित किए गए हैं। इनमें से 4 संचालित हैं। बंद है बीकानेर जंतुआलय जिसकी स्थापना तो होती है 1922 में, लेकिन वर्तमान में जो बीकानेर जंतुआलय साथियों वो बंद कर दिया गया है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है इसके संदर्भ में। जयपुर जंतुआलय की स्थापना होती है 1876 में, जो उदयपुर वाला है 1878 और जो जोधपुर जंतुआलय है 1936 और 1954 में राजस्थान का नवीनतम जंतुआलय है कोटा, यहाँ पर स्थापित किया गया था। तो संचालित है 4, बंद है 1 बीकानेर। तो यहाँ पर किस जिले में जंतुआलय नहीं है सवाल रहता, तो आपका आंसर रहेगा अजमेर जिले में कोई जंतुआलय राजस्थान के अंदर नहीं है। नेक्स्ट है राजस्थान का नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र। आज राजस्थान के अंदर अगर कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्रों की बात की जाए तो टोटल 16 कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र राजस्थान में हो चुके हैं और 16वां जो कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र राजस्थान में बना है उसका नाम है रणखार। और रणखार जो कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र है वो राजस्थान के किस जिले के अंतर्गत आता है? बेटा जालोर जिले के अंतर्गत ये आता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान का नवीनतम जो जंतुआलय है वो जालोर में स्थापित किया गया है 2022 के अंदर, आपके जुलाई 2022 में ही इसे स्थापित किया गया है। नेक्स्ट सवाल था आपका कि एक तरफ विशेषता दे रखी है और सामने अभ्यारण्य का नाम लिख रखा था, आपसे पूछा था सुमेलित करके बताओ, तो आपको बताना था यहाँ पे सुमेलित करके। ठीक है, यहाँ पर देखो बारडोली का शिव मंदिर है आपके दर्रा में, यानी कि पहले में तो 1 नंबर ही आएगा, तो 1 नंबर 3 जगह आ रहा है, पहले में, दूसरे में और चौथे में। उसके बाद लाल सिर वाले टाइगर झील है आपके सज्जनगढ़ में, यानी 2 के नंबर अंदर 3 नंबर है, तो 2 में 3 नंबर यहाँ पे आ रहा है दूसरे ऑप्शन में, बाकी नहीं आ रहा कहीं पे, तो बी ऑप्शन इसी के आधार पर आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। लाल सिर वाले तोते के लिए प्रसिद्ध है रणथंभौर और जो हीरामन या गागरोनी तोते होते हैं उनके लिए प्रसिद्ध होता है दर्रा। ताल वृक्ष मंदिर स्थित है सरिस्का में, बिल्कुल सही था, ऑप्शन बी आपके सवाल का आंसर रहेगा। अगला सवाल था आपका कि राजस्थान का प्रथम सर्प उद्यान, राजस्थान का पहला सर्प उद्यान कोटा में है, बिल्कुल सही है। और दूसरा जो सर्प उद्यान है वो है केवलादेव में। कहाँ पर है? केवलादेव जो भरतपुर के अंदर है, यहाँ राजस्थान का दूसरा सर्प उद्यान जो है उसको विकसित किया गया। राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान है नाहरगढ़ जयपुर, एक जैसे 9 महल माधो सिंह के द्वारा बनवाए गए अपनी 9 पासवानों के लिए। ठीक है, सर्वाधिक औषधियां सीतामाता अभ्यारण्य में पाई जाती हैं। सीतामाता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। और डेमोसिल क्रेन यानी कि कुरंजा पक्षी, डेमोसिल क्रेन का मतलब क्या होता है? कुरंजा पक्षी। तो कुरंजा पक्षी के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? सवाल ये था। तो इसके लिए अभ्यारण्य जो प्रसिद्ध है वो है ताल छापर। कौन सा अभ्यारण्य है? ताल छापर अभ्यारण्य इस के लिए प्रसिद्ध होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और अगर स्थान की बात आ जाए तो स्थान जो कुरंजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है वो होता है खिंचन गांव, और खिंचन गांव जो है वो आपको पता ही है राजस्थान के जोधपुर जिले के अंतर्गत ये आ जाता है। तो यहाँ पे आप साथियों ध्यान में रखना, ऑप्शन डी आपके इस सवाल का आंसर रहेगा। गजनेर प्रसिद्ध नहीं है डेमोसिल क्रेन के लिए, गजनेर प्रसिद्ध है रेत के तितर या बटबड़ पक्षी के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? रेत के तितर या बटबड़ पक्षी के लिए। किसके लिए? बटबड़ पक्षी के लिए यह अभ्यारण्य जो है वो प्रसिद्ध होता है साथियों। ठीक है, अगला सवाल आपका सवाल है कि राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? देखो यहाँ पर आप लगभग विद्यार्थियों ने कईयों ने आंसर कर दिया होगा, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर। तो साथियों उन सभी विद्यार्थियों से मेरा आग्रह है कि आप लोग ध्यान से इसको समझने का प्रयास करना। मरु राष्ट्रीय उद्यान, इसका नाम राष्ट्रीय है लेकिन ये है अभ्यारण्य। क्या है बेटा? अभ्यारण्य है। ठीक है, तो राजस्थान में सबसे बड़ा अभ्यारण्य है आपके राष्ट्रीय मरु उद्यान। अभ्यारण्य पूछे तो सबसे बड़ा है। ठीक है, सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर। अभ्यारण्य पूछता है तो हम ये आंसर करेंगे। और इसका क्षेत्रफल आप सभी को पता है 3162
वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल होता है। ठीक है, अगर सबसे छोटे अभयारण्य की बात की जाए कि राजस्थान का सबसे छोटा जो अभयारण्य होता है, सबसे छोटा वो कौन सा है, सबसे छोटा अभयारण्य, ठीक है, सबसे छोटा तो वो है बेटा सरिस्का ए। कौन सा है, सरिस्का ए। और सरिस्का ए स्थित है अलवर के अंदर। 2012 में इसकी स्थापना की गई थी। 3.01 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जबकि राजस्थान में सबसे बड़ा अगर राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछ रहा है तो वो है रणथंभौर, 292 वर्ग किलोमीटर लगभग इसका क्षेत्रफल है। और सबसे छोटा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो केवलादेव, जिसका क्षेत्रफल है मात्र 29 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना था। तो यहाँ आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस सवाल का आंसर था। नेक्स्ट सवाल था आपका कि निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आपको जो वन रिपोर्ट नवीनतम है उसके आधार पर सवाल पूछा गया था कि राजस्थान में अत्यधिक सघन वन क्षेत्र 0.02% है, ये बिल्कुल सही था। मध्यम सघन वन क्षेत्र 1.28% है, ये भी बिल्कुल सही था। और खुला वन क्षेत्र 3.57% है, ये भी बिल्कुल सही था। तो यहाँ पर स्क्रब और झाड़ी का जो प्रतिशत आपको दे रखा था वो गलत है। एक झाड़ी या स्क्रब का क्षेत्रफल है 1.41%। कितना है, 1.41। झाड़ियाँ हैं, खुला है 3.57, मध्यम है 1.28 और अत्यधिक सघन वन क्षेत्र 0.02%। तो ऑप्शन डी जो है वो आपके सवाल का आंसर रहेगा। उसके बाद अगला सवाल है कि महुआ, महुआ का वैज्ञानिक नाम है मधुका लोंगोफोलिया, ये बिल्कुल सही था। उसके बाद अगला ऑप्शन था धोकड़ा एनोजिस पंडुला, ये भी बिल्कुल सही था। उसके बाद अगला था बांस, बांस को कहते हैं बांसोसा एरिडिना रिफोलिया, बांसोसा एरिडिना रिफोलिया, ये बांस का वैज्ञानिक नाम है। सेवण घास का वैज्ञानिक नाम यहां पर सही नहीं दे रखा है। सेवण घास का वैज्ञानिक नाम रहता है बेटा सिडिकुस। ठीक है, और जो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है ये किसका वैज्ञानिक नाम है, ढाकिया प्लास का। ठीक है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा ढाकिया प्लास, ढाकिया प्लास को कहते हैं जंगल की ज्वाला। और जो सेवण घास है, सेवण घास का मतलब होता है लस्सी यूकस सिडिकुस, लस्सी यूकस सिडिकुस, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। तो ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे। ठीक है, और पहले भी मैं इसके बारे में अपन बात कर चुके हैं पिछले सवाल में भी। नेक्स्ट देखो अगला सवाल था राजस्थान में सर्वाधिक आखेट निषिद्ध क्षेत्र। देखो जब भी सवाल आता है आखेट निषिद्ध क्षेत्र को लेकर तो राजस्थान में टोटल जो आखेट निषिद्ध क्षेत्र है वो है 33। ठीक है, सबसे बड़ा है आपके कौन सा, समत्सर कोटसर, समत्सर कोटसर जो स्थित है राजस्थान के चूरू जिले के अंतर्गत साथियों ये आता है। समत्सर कोटसर जो आखेट निषिद्ध क्षेत्र है वो, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल है 7091.4 वर्ग किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे छोटा जो है वो है कनक सागर। कौन सा है, कनक सागर। और कनक सागर जो आखेट निषिद्ध क्षेत्र है वो राजस्थान के बूंदी जिले के अंतर्गत आ जाता है, जिसका क्षेत्रफल 1 वर्ग किलोमीटर होता है। ये आपको ध्यान रखना था। और सबसे ज़्यादा जो आखेट निषिद्ध क्षेत्र राजस्थान में जो आपको सवाल में पूछे गए हैं वो राजस्थान के जोधपुर जिले में है और इनकी संख्या होती है कितनी बेटा, 7। 7 आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ पर, जोधपुर जिले के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद अगला सवाल था आपका कि राजस्थान का कौन सा स्थान जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। तो जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है माउंट आबू, और माउंट आबू स्थित है सिरोही के अंदर। ठीक है, इसे 2009 में अभ्यारण्य की श्रेणी से हटा दिया गया था माउंट आबू को। इससे पहले माउंट आबू अभ्यारण्य की श्रेणी में आता था। और जो कुंभलगढ़ है आपके उदयपुर जिले के अंतर्गत आता है, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। और जो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर वाला है वह धूसर रंग के मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है, धूसर रंग के मुर्गों हेतु प्रसिद्ध। ठीक है, धूसर रंग के मुर्गों हेतु प्रसिद्ध जो अभ्यारण्य है वो है आपका कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर में है और कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद जिले के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट सवाल था कि रामसागर अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। तो जयपुर में ये बिल्कुल स्थित नहीं है। रामसागर वन जो अभ्यारण्य है आपका वो स्थित है धौलपुर जिले के अंतर्गत। और रामसागर के अलावा आपके एक होता है वन विहार और एक होता है केसरबाग। वन विहार व केसरबाग जो अभ्यारण्य है ये भी आपके किस जिले के अंतर्गत आते हैं बेटा, ये भी आपके धौलपुर जिले के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो आपके इस सवाल का आंसर रहेगा। जवाहर सागर कोटा में है, ठीक है, और जयसमंद उदयपुर में है, ये भी ठीक है। बस्सी चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर नदियों के क्रम को लेकर साथियों सवाल था कि बस्सी अभ्यारण्य कहाँ पर है। तो बस्सी अभ्यारण्य है 2 नदियों के किनारे, बामनी और ओराई, यानी कि पहले में ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर रहेगा। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य है चंबल और बामनी के संगम पर, यानी दूसरे में 1 नंबर रहेगा। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य सोम मानसी वाकल, यानी कि 4 नंबर। और उसके बाद सीता माता अभ्यारण्य आपके स्थित है जाखम करमोई नदियों के संगम पर, यानी 2, 1, 4, 3 ये जहां पर भी आपको मिल जाए वहीं आपका आंसर है।
2 1 4 3। देखो यहाँ ऑप्शन में मिस्टेक है, आप इसको 4 नंबर यहाँ पर डालेंगे और 1 नंबर यहाँ पे डालेंगे, तो ऑप्शन ए जो है वो आपके सवाल का आंसर रहेगा। फिर भी ऑप्शन में यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक थी, टाइप मिस्टेक है, कोई बात नहीं, आप इसको इस प्रकार से याद रखना 2 1 4 3 आपके ये इस सवाल का आंसर साथियों रहेगा। नेक्स्ट सवाल था आपका, राजस्थान के किस अभयारण्य का विस्तार 3 संभागों के अंतर्गत आता है? तो राजस्थान का अभयारण्य बेटा आपके रावली टोडगढ़ अभयारण्य जो आता है अजमेर जिले के अंतर्गत, और इसका विस्तार राजस्थान के कितने संभागों में आता है? 3 संभाग के अंतर्गत ही आता है। 3 संभाग कौन कौन से हैं? देखो पहले जिले की बात करते हैं कि रावली टोडगढ़ अभयारण्य कौन कौन से जिलों में आता है। तो एक तो जिला हो गया अजमेर, एक जिला है आपके राजसमंद, और एक जिला आ जाता है आपके पाली। इन जिलों की सीमा पर ये अभयारण्य जो है वो विस्तृत है। ठीक है, अब पाली जो है वो आता है जोधपुर संभाग के अंदर, और अजमेर जो है वो अजमेर संभाग के अंतर्गत ही आता है, और राजसमंद जो है वो आपके उदयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से ये संभागों की भी बात हो गई। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल था आपका कि राजस्थान वन विभाग की स्थापना के समय, जब राजस्थान वन विभाग की स्थापना होती है 1949-50 के अंदर, उस समय राजस्थान के अंदर कितने प्रतिशत भाग पर वन थे? तो 13% भाग पर वन थे राजस्थान में वन विभाग की स्थापना के समय। वन विभाग की स्थापना 1949-50 के अंदर साथियों की गई थी। नेक्स्ट सवाल था कि राजस्थान वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि तथा सर्वाधिक कमी वाले जिले क्रमशः कौन से होंगे? तो देखो वृद्धि सबसे ज्यादा होती है अजमेर के अंदर और कमी सबसे ज्यादा होती है जालोर के अंदर। तो जहां पर भी आपको अजमेर जालोर का नामक्रम से मिल रहा है वही आपके सवाल का आंसर है। ऑप्शन डी यहां पर अपने को मिल रहा है अजमेर और जालोर, तो डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर था। नेक्स्ट सवाल था आपका कि तेंदुपत्ता उद्योग का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो तेंदुपत्ता उद्योग का राष्ट्रीयकरण 1974 के अंदर कर दिया गया था। तेंदु के पत्ते का उपयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है। राजस्थान में बीड़ी उद्योग का संकेंद्रण टोंक जिले में होता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन जो है या स्थापना वह कब की गई थी? तो 22 दिसंबर 1949 को राजस्थान में आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन साथियों कर दिया गया था। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना हो गई थी। अगला सवाल है वर्तमान राजस्थान में आरक्षित वनों का क्षेत्र कितना है? तो प्रशासनिक आधार पर वन 3 प्रकार के होते हैं, आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत। तो राजस्थान में आरक्षित वनों का क्षेत्र जो है वो है 37.2% है। राजस्थान में रक्षित वन जो है वो होते हैं 56.43% है। और राजस्थान में अवर्गीकृत जो वन है, कौन से? अवर्गीकृत वन है, तो अवर्गीकृत वनों का क्षेत्र होता है 6.52%। ठीक है, इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर आरक्षित वन आपसे पूछे गए तो सी ऑप्शन आपके इस सवाल का साथियों आंसर रहेगा। नेक्स्ट सवाल था आपका क्वेश्चन नंबर 25, जैव विविधता का जनक किसे कहते हैं? तो जैव विविधता का जनक कहा जाता है एडवर्ड ओ विल्सन को। एडवर्ड ओ विल्सन कहाँ के थे? तो ये यूएसए के कीट वैज्ञानिक थे। और अगली बात आपको बता दूं कि रेमंड जो डैशमैन है, रेमंड डैशमैन जो है, इन्होंने जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। कि सबसे पहले जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो रेमंड एफ डैशमैन के द्वारा किया गया था। डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्रीज, डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्रीज, ये इनकी पुस्तक का नाम है। ठीक है, और इसी पुस्तक में उन्होंने रेमंड एफ डैशमैन के द्वारा सबसे पहले जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया गया था। और जो नॉर्मन मेयर्स हैं इनको लेकर भी सवाल आता है, जैव विविधता ताप स्थल की अवधारणा, जैव विविधता ताप स्थल अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो जैव विविधता ताप स्थल जो अवधारणा है वो नॉर्मन मेयर्स ने दी थी। ठीक है, अगला सवाल आपका, राजस्थान के किस अभयारण्य से आदि मानव के शैल चित्र मिलते हैं? तो वो है मुकुंदरा या दर्रा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये, और इसकी स्थापना जो है वो 2004 के अंतर्गत की गई थी। 9 जनवरी 2012 को इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था, और 10 अप्रैल 2013 को यहाँ पर राजस्थान की तीसरी जो बाघ परियोजना है उसको शुरू कर दिया गया था। और ये राजस्थान का 9 जनवरी 2012 को तीसरा राष्ट्रीय उद्यान ही इसको बनाया गया था। ठीक है, अगला सवाल था आपका 27 नंबर, खेजड़ी का जो वृक्ष है उसे कन्नड़ भाषा के अंदर क्या कहा जाता है? कन्नड़ में उसे कहते हैं बन्नी, ऑप्शन सी आपके सवाल का आंसर था। तमिल के अंदर कहते हैं पेयमय, और सिंधी भाषा में कहते हैं छोकड़ा। ठीक है, और जो स्थानीय भाषा में है उसे कहा जाता है आपके जाटी या शमी। ठीक है, स्थानीय नाम इसका जाटी भी होता है और स्थानीय नाम इसका शमी भी होता है। तो विश्नोई समाज इसे जाटी या शमी के नाम से भी जानता है साथियों। पंजाब हरियाणा में इसे जाटी कहते हैं।
सवाल 28 था, राजस्थान में किस स्थान से ब्लू व्हेल मछली के अवशेष मिले हैं? तो राजस्थान में ब्लू व्हेल मछली के अवशेष मिले हैं कहां से बेटा? आपके कुधारा गांव है जैसलमेर के अंदर, यहां से मिले हैं। जबकि राजस्थान का एक जिला है जालोर जिसकी आकृति व्हेल मछली के समान है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। और राजस्थान में डायनासोर के अंडे का जो कवच है, डायनासोर के अंडे का जो खोल है, ऊपर की जो परत होती है, वो कहां से मिली है? तो वो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर से मिली है साथियों, ये भी आप लोग ध्यान में रखना। नेक्स्ट अगला सवाल था आपका कि राजस्थान में चौथी बाघ परियोजना कब शुरू हुई? तो चौथी बाघ परियोजना को शुरू किया गया 16 मई 2022 को। कहां से शुरू की गई थी ये? तो रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। कौन सा है? रामगढ़ विषधारी अभयारण्य है। और रामगढ़ जो विषधारी अभयारण्य है वो स्थित है आपके बूंदी जिले के अंतर्गत। यहां से इसको 16 मई 2022 को साथियों शुरू किया गया था। आज राजस्थान के अंदर कितनी बाघ परियोजनाएं हो चुकी हैं साथियों? 4 बाघ परियोजनाएं हो चुकी हैं राजस्थान में। नेक्स्ट सवाल था आपका कि कौन सा अभयारण्य गुरु द्रोणाचार्य की जो है तपोस्थली कहलाता है, या वहां पर गुरु द्रोणाचार्य जो है वो आपके रहे थे। तो गुरु द्रोणाचार्य की जो तपोस्थली है या तप क्षेत्र जो उनका था वो था कौन सा अभयारण्य बेटा? आपके ताल छापर जो अभयारण्य है। कौन सा अभयारण्य था? ताल छापर। ये गुरु द्रोणाचार्य की जो निवास स्थान उनका है वो रहा है, तो ये आपको ध्यान में रखना था। नेक्स्ट सवाल था आपका, यदि किसी अनुच्छेद में कहा गया इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ के लिए लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा, यानी कि आपके सेंट्रल गवर्नमेंट में संघ के अंदर यूपीएससी और स्टेट में आपके जैसे राजस्थान में है आरपीएससी, है ना। तो राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद किसके अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 174। ऑप्शन ए आपके इस सवाल का आंसर साथियों रहेगा। उसके बाद अगला का सवाल था कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो साथियों राजस्थान लोक सेवा आयोग जो है आरपीएससी, उस आरपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो जाए वही आपके आरपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल माना गया है वर्तमान में। तो ऑप्शन डी आपके इस सवाल का आंसर था। नेक्स्ट सवाल था आपका कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है। कौन निलंबित कर सकता है आपके लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को? ठीक है, आरपीएससी के अध्यक्ष को कौन लोग जो है वो पद से हटा सकता है, निलंबित कर सकता है? राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं, मुख्यमंत्री के पास ये अधिकार नहीं होता, मुख्य सचिव के पास भी नहीं होता। और राजस्थान के राज्यपाल, बिल्कुल सही है, राजस्थान के राज्यपाल जो हैं वो आपके आरपीएससी के जो चेयरमैन होता है अध्यक्ष, उनको पद से निलंबित कर सकते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास भी ये अधिकार नहीं होता है। नेक्स्ट सवाल था आपका कि राजस्थान के लोक सेवा आयोग के सदस्यों के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन सही नहीं है तो सारे पढ़ने आपको। देखो, सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी, बिल्कुल सही है। निलंबित भी कौन कर सकता है? राज्यपाल। सदस्य अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक इनमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण करेगा। ठीक है, सी ऑप्शन था सदस्य अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है, पुनर्नियुक्ति का पात्र वह हो सकता है, ठीक हो नहीं होगा। सदस्य अपने पद से राजस्थान के राज्यपाल द्वारा निलंबित किया जा सकता है। सदस्य अपने पद से राजस्थान के राज्यपाल द्वारा निलंबित किया जा सकता है, तो ये बिल्कुल सही था। यहां पर ऑप्शन है, देखो ये जो है आपके एक सवाल अपन ने यहां डिस्कस किया था, इसमें 5 वर्ष या 62 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष का दोनों में जो भी पहले समाप्त हो जाए, पहले ये दो ऑप्शन एक जैसे आ गए। यहाँ आना चाहिए था 5 वर्ष, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले समाप्त हो जाए, 62 वर्ष की आयु तक 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु दोनों में जो भी पहले समाप्त हो जाए, और 5 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु दोनों में से जो भी पहले समाप्त हो जाए। तो देखो साथियों, इस सवाल का जो आंसर है वो आपको ध्यान में रखना है, 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले समाप्त हो जाए। ठीक है, फिर आगे आपका सवाल था यहाँ पे ये वाला, तो इसमें आपको देखना है। देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि तो यहां पर बी जो ऑप्शन है 6 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक वह इनमें से जो भी पहले अपना पद धारण करेगा। नहीं, ये 6 वर्ष नहीं, कितने वर्ष रहेंगे? 5 वर्ष। और 5 वर्ष के बाद यहां पर जो समय आपका रहेगा वो कितने रहेंगे? 62 वर्ष। तो ऑप्शन बी जो है वो आपके इस सवाल का आंसर रहेगा साथियों। उसके बाद बेटा अगला जो सवाल है आपका,
राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? लोक सेवा आयोग के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है, ये आपको देखना है। आयोग के सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो भारत का राष्ट्रपति थोड़ी आयोग के सदस्यों को नियुक्त करता है, वो तो राजस्थान का राज्यपाल करता है। राष्ट्रपति की जगह यहाँ किसका नाम होना चाहिए था साथियों? राज्यपाल का। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन ही क्या है बेटा? सत्य नहीं है। तो ए ऑप्शन ही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। आयोग के सदस्य अपने पद से भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाएंगे। हाँ, हटा सकता है लेकिन उनको नियुक्त नहीं कर सकता। आयोग के सदस्यों को कार्यकाल अपने पद ग्रहण करने से 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण होगा। तो 6 वर्ष या 62 वर्ष, वहां 65 वर्ष दे रखा था, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। देखो यहां कितने वर्ष हैं? 62। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना। तो आगे आपका था सवाल, आयोग के सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के पात्र होंगे। तो बिल्कुल ये सही है, बाकी सारे सही है। पहला जो ऑप्शन है वो आपके सवाल का आंसर गलत होगा। आगे देखो अगला जो सवाल है, राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण कहां पर स्थित है? राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण कहां पर है? तो ये आपको बताना था। तो इस सवाल का आंसर क्या रहेगा बेटा? ऑप्शन नंबर बी, जयपुर के अंतर्गत ये रहेगा। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपका, राजस्थान में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का चयन करता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या गृह मंत्रालय, भारत सरकार, राजस्थान लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग? देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि राजस्थान में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का चयन करने का अधिकार तो संघ को है ना, तो वो संघ लोक सेवा आयोग करेगा। कौन करेगा? संघ लोक सेवा आयोग। तो डी ऑप्शन आपके सवाल का आंसर रहेगा। नेक्स्ट, 1956 में राज्य पुनर्गठन के बाद किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान लोक सेवा आयोग को अजमेर जो है वो स्थानांतरित कर दिया गया था? तो किस समिति की सिफारिश पर किया गया था बेटा? सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर इसका स्थानांतरण कहां पर कर दिया गया था? अजमेर के अंदर कर दिया गया था। कब कर दिया गया था ये जरूर ध्यान में रखना, 1956 के अंदर। ठीक है, अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 39, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे बेटा? तो एस के घोष। कौन थे? एस के घोष राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी के पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। नेक्स्ट सवाल है आपका कि भारतीय संविधान के किस अधिनियम के अंतर्गत राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपते हैं? ऐसा किस अधिनियम के अंतर्गत उल्लेख मिलता है? तो अधिनियम है 323। अधिनियम 323 के अंतर्गत उल्लेख किया गया है कि राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन संबंधित राज्य के किसको सौंपेगा बेटा? राज्यपाल को सौंपेगा। इसका उल्लेख कहां मिलता है? अनुच्छेद 323 में मिलता है। नेक्स्ट सवाल था आपका कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम सचिव कौन थे? तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष तो थे एस के घोष और पहले सचिव हैं श्याम सुंदर वर्मा। कौन थे? श्याम सुंदर वर्मा। राजस्थान जो लोक सेवा आयोग है उसके पहले सचिव श्याम सुंदर वर्मा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर था आपके 42 कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों के बारे में सुझाव नहीं दिया गया? तो इनमें से कौन सा सुझाव है जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा आरपीएससी के संदर्भ में या उसके कार्यों के संदर्भ में नहीं दिया गया था? सवाल ये है। ठीक है, तो यहां पर आप पढ़ें एक बार, राज्य सरकार के अधीन उच्च स्तरीय पदों श्रेणी प और श्रेणी है के लिए उम्मीदवारों की भर्ती। तो ये सुझाव जो है वो दिया गया था। एक सेवा से दूसरी सेवा में अंतरण के लिए राज्य सरकार को परामर्श। तो देखो ये कोई सुझाव उसके द्वारा नहीं दिया गया था। ऑप्शन बी आपके सवाल का आंसर रहेगा। विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वरिष्ठ स्तरीय पदोन्नति के लिए सरकार को परामर्श देना। विभागीय पदोन्नति यानी एक विभाग के अंदर एक छोटे पद से ऊपरी पद की ओर बढ़ना। पदोन्नति समिति द्वारा वरिष्ठ स्तरीय पदोन्नति के लिए। वरिष्ठ स्तरीय पदोन्नति क्या होती है साथियों? जो सबसे लंबे समय तक यानी सर्वाधिक अनुभव जिसको रहते हैं किसी कार्य के, तो वरिष्ठ स्तरीय पदोन्नति के लिए सरकार को परामर्श। ये बिल्कुल सही था। सरकारी महाविद्यालयों एवं पूर्णतः राजकोषीय पोषित विश्वविद्यालयों की इकाइयों में शैक्षणिक पदों पर भर्ती एवं पदोन्नति, बिल्कुल सही था। तो ये किया जा सकता है। ऑप्शन बी आपके सवाल का आंसर था। ये सुझाव द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यों के बारे में नहीं दिया गया था। तो उसके बाद अगला अपना सवाल था
कि निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से मुख्य सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रह चुके हैं? यानी राजस्थान के ऐसे कौन से मुख्य सचिव हैं जो आपके आरपीएससी के सदस्य भी रह चुके हैं? तो वो थे सांवल दास उज्ज्वल। कौन थे? सांवल दास उज्ज्वल। ए ऑप्शन आपके सवाल का आंसर था। नेक्स्ट सवाल था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 44, लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो लोक सेवा दिवस कब मनाएंगे भाई? 21 अप्रैल को। कब मनाते हैं बेटा? 21 अप्रैल को मनाया जाता है लोक सेवा दिवस। नेक्स्ट सवाल था राजस्थान का सबसे छोटा वन मंडल। तो राजस्थान का सबसे बड़ा, अगर मैं बात कर लूं सबसे बड़ा वन मंडल, तो वह है जोधपुर वन मंडल। और सबसे छोटा जो वन मंडल है राजस्थान में वो है सिरोही। और वर्तमान राजस्थान में कुल जो वन मंडल है अगर उनकी बात कर लें तो वो होते हैं 13। नेक्स्ट सवाल था 17वीं वन रिपोर्ट 2021 को तैयार करने में भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान ने किस उपग्रह की सहायता ली थी? यह बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है इस बार परीक्षा के लिए, आप विशेष रूप से इसको तैयार करना। रिसोर्स एट इस सवाल का आंसर रहेगा साथियों। नेक्स्ट था नवीनतम वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान के कितने जिलों के वन क्षेत्र में कमी दर्ज की गई? कितने जिलों के वन क्षेत्र में इस बार कमी दर्ज की गई थी बेटा? 1 है, 2 है, 3 है? कितने जिले थे जिनके वन क्षेत्र में इस बार कमी दर्ज की गई? तो वो जिले थे आपके टोटल 14। कितने जिले थे? 14 जिलों के वन क्षेत्र में इस बार कमी जो है वो दर्ज की गई थी। और सर्वाधिक कमी दर्ज की गई थी जालोर के अंदर, और सर्वाधिक वृद्धि दर्ज हुई अजमेर के अंदर। राजस्थान में न्यूनतम झाड़ी का क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम झाड़ी वाला क्षेत्र राजस्थान में कौन सा है? तो वो है आपके न्यूनतम झाड़ियां राजस्थान में कहां पर है बेटा? हनुमानगढ़ के अंदर। कहां पर है? हनुमानगढ़ में न्यूनतम झाड़ियां अपने को मिलेंगी। नेक्स्ट सवाल था आपका कि नवीनतम वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में कुल कार्बन स्टॉक कितना है? कुल कार्बन स्टॉक राजस्थान में है 110.27 मिलियन। देखो ये है कार्बन शब्द यहां पे है, आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रख लेना, कार्बन। ठीक है, तो कार्बन स्टॉक था 110.27 मिलियन वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार। कितना है? 110.27। ये भी परीक्षा की दृष्टि से एक इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट सवाल था सामाजिक वानिकी कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू किए दिए गए थे? तो सामाजिक वानिकी कार्यक्रम जो थे आपके बेटा वो 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इनको शुरू कर दिया गया था। ऑप्शन सी आपके इस सवाल का आंसर रहेगा। साथियों इस बार आपके जो टॉपिक थे, और मेरा को पूरा यकीन है कि आप लोग नियमित रूप से अपने दिए हुए टॉपिक्स पर अभ्यास करके जो लाइव टेस्ट हम लोग आपसे लेते हैं वो आप लोग दे रहे होंगे। और काफ़ी बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो टेस्ट अभी वर्तमान में दे रहे हैं, तो उन सभी की तैयारी बड़ी अच्छी और शानदार लगातार होती रहेगी अगर आप लोग इसी प्रकार से बूंद बूंद से अपने घड़े को लगातार भरते रहेंगे। इसके अलावा आपकी प्रतिदिन सायंकाल 8 बजे भी लाइव जो क्लास रहती है यूट्यूब पर, आप लोग उसका भी भरपूर फायदा उठाएं। ठीक है, प्रतिदिन 8 बजे से आपके राजस्थान जी के विशेष को लेकर जो कक्षाएं हैं वो लगातार चल रही हैं। ठीक है, आगे सामाजिक सर जो हैं वो आपको हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के जो सवाल हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उनका सॉल्यूशन आप लोगों को करवाएंगे। धन्यवाद।
हाँ तो दोस्तों देखिए, ये जो ज्योग्राफी का पार्ट था और पॉलिटिकल का पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद में हम आगे देखते हैं जो अगला भाग है उसके बारे में। पहला प्रश्न हमारा इसमें, अलाउद्दीन ने अपनी धर्मांधता को दिखाते हुए मंदिरों मूर्तियों को तोड़ने का आदेश दिया और कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया, इस प्रकार का कथन का ये किसके लिए कहा गया था? यानी आपको बताना है कि ये कौन से रियासत, कौन सी जो क्षेत्र था उसके लिए कहा गया था, ये आपको बताना है। और ऐसा कौन सा दुर्ग था जिसको इसके बाद में उसने जीता था और जीत करके ये कथन कहा था? बताइए फटाफट आंसर। देखिए इसमें आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा रणथंबोर। यानी रणथंबोर का जो दुर्ग था, रणथंबोर के दुर्ग को अलाउद्दीन खिलजी ने जीता और जीत करके ये कहा था कि आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया है, क्योंकि रणथंबोर को जीतने में से अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। इसके कारण से इसने ये कथन कहा था, क्योंकि इसी रणथंबोर दुर्ग में उसने अपना एक सेनापति भी गंवा दिया था जिसका नाम था नुसरत खां। यानी नुसरत खां को इसी आक्रमण के दौरान गंवाया था, नुसरत खां इसी आक्रमण के दौरान मारा गया था। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न हमारा इसके बाद में, अलाउद्दीन ने किन दो सेनापतियों को अपनी ओर मिलाकर के दुर्ग को जीता और यह कहकर मार दिया कि तुम अपने स्वामी के नहीं हुए तो मेरे क्या होगे? यानी अलाउद्दीन खिलजी ने किन दो सेनापतियों को अपनी ओर मिलाया? यानी राजस्थान के ऐसे कौन से दो सेनापति थे जिनको अपनी ओर मिलाया और अपने विरोधी को जीत लिया, मात दिया उसको, और फिर उनको सामने लाया गया। यानी उनको लालच दिया गया था कि आपको मैं साम्राज्य जो क्षेत्र है वो पूरा आपको ही सौंप दूंगा, इस प्रकार का लालच दिया गया था। लेकिन इसके बाद में उनको सामने लाया गया और कहा गया कि आप अपने सधर्मी स्वामी के नहीं हो सके तो आप मेरे क्या होगे, इस प्रकार से कह करके उनको मरवा दिया गया था। तो इनमें से बताना है रणमल और रतिपाल, जैता, कोपा, गोरा, बादल। राइट आंसर क्या होगा इसमें? रणमल और रतिपाल। रणमल और रतिपाल जो हमीरदेव चौहान के सेनापति थे, उन सेनापतियों को ये कहा था, क्योंकि इन सेनापतियों को लालच देकर के ही रणथंबोर के दुर्ग को जीता था, तब इसके बारे में कहा गया था। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, अमीर खुसरो ने किस आक्रमण के बारे में लिखा है? यानी अमीर खुसरो ने किस आक्रमण के बारे में लिखा है कि दुर्ग में सोने के 2 दानों के बदले चावल का 1 दाना भी नसीब नहीं हो रहा था। यानी अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय इतनी भुखमरी आ गई थी दुर्ग के आंतरिक भाग में कि 2 चावल के दानों के बदले 2 सोने के दानों के बदले 1 चावल का दाना मिलना भी कठिन हो गया था। ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा दुर्ग था जिसमें ऐसी स्थिति पैदा हुई थी। यानी शत्रुओं पर आक्रमण किया गया था, शत्रुओं पर आक्रमण किया था, यानी राजस्थान के जो शासक थे उन पर आक्रमण किया और आक्रमण के दौरान ये स्थिति पैदा हुई थी। तो यह आपको बताना है कि किसमें पैदा हुई थी ये स्थिति, इस प्रकार की स्थिति कब बनी थी, ये आपको बताना था। तो देखिए प्रश्न कौन सा होगा, इसका आंसर दिया होगा आपने सिवाड़ा, रणथंबोर, चित्तौड़ और जालोर। तो राइट आंसर होगा जालोर। जालोर का युद्ध 1311 में लड़ा गया था। 1311 में लड़ा गया युद्ध था। इस युद्ध में अपने स्वामी भक्त सेनापति के धोखे के कारण कानड़दे हार गया था। उस समय यहाँ का शासक कौन था? कानड़दे था। तो कानड़दे हार गया था और दुर्ग को अलाउद्दीन खिलजी ने जीत लिया था। तो इस दौरान की ये घटना है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी और कानड़दे के आक्रमण के समय की घटना है जो 1311 में युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न, किस हिंदू शासक ने कोटि यज्ञ का आयोजन किया, जो किस सदृश्य होता है? अश्वमेघ यज्ञ के सम्मान होता है। यानी कोटि यज्ञ है वो अश्वमेघ यज्ञ के सम्मान ही होता है। ये अपनी पराकाष्ठा सिद्ध करने के लिए किया जाने वाला यज्ञ था। यानी जो अश्वमेघ यज्ञ होता है वो भी अपनी पराकाष्ठा सिद्ध करने के लिए किया जाने वाला यज्ञ होता है। आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा यज्ञ था जिसमें इस प्रकार की कथा हुई थी या गाथा हुई थी, ये आपको बताना था। देखिए इसमें आपने आंसर कौन सा दिया, अपने आंसर को चेक कीजिए। इसका आंसर होगा हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान राइट आंसर होगा इसका। हमीरदेव चौहान था, उसने कोटि यज्ञ करवाया था जो अश्वमेघ यज्ञ ही जैसा होता है। अश्वमेघ यज्ञ में क्या होता था कि अश्व घोड़ा छोड़ा जाता था और जितनी दूर या जितने क्षेत्र में वो घोड़ा घूम के आता था उसके पीछे पीछे सेना होती थी और जितनी देर दूर में वो घोड़ा घूम कर आता था उसको कोई नहीं पकड़ता तो वो उसके अधीन समझे जाते थे। अगर उसको कोई पकड़ लेता तो जिस शासक ने घोड़ा छोड़ा है उसके साथ उसको युद्ध करना पड़ता था।
ये इसमें नियमावली थी। ऐसा ही युद्ध था कोटि यजन यज्ञ। कोटि यजन यज्ञ के जरिए से, कोटि यजन यज्ञ के जरिए से इन्होंने अपनी सत्ता को काबिज किया था, अपनी सत्ता को स्थापित किया था। यानी इन्होंने अपनी सत्ता को, जो सर्वोत्कृष्टता थी, वो इस प्रकार से सिद्ध की थी कि अगर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ तो मैं हूँ, इस प्रकार का कथन सिद्ध किया था। तो याद रखना आपको कि इस प्रकार का किसने कहा था, किसके काल में कहा गया था। तो याद रखना हमीरदेव चौहान ने इस प्रकार का कोटि यजन यज्ञ करवाया था। अगला नेक्स्ट प्रश्न हमारा इसके बाद में, हमीर हट नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। देखिए हमीर हट नाम का ग्रंथ है, इसके लेखक कौन है। इसमें हमीर के हट की चर्चा की गई है और इसमें कहा गया तिरिया तेल हमीर हट, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ने दूजी बार, यानी सिंह सवन सदवच वतन कदलन फलत कबार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ने दूजी बार। इसी में कहा गया। तो इसके लेखक कौन है, चंद्रशेखर हैं। इसके लेखक कौन है, चंद्रशेखर। याद रखना हमीर हट के लेखक कौन है, चंद्रशेखर है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी था, उसके एक दरबारी कवि थे और इन्होंने लिखी पुस्तकें हैं, वो भी इतिहास जानने के लिए महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती हैं। क्यों। अगला प्रश्न देखिए इसके बाद में, नेक्स्ट प्रश्न हमारा, सुवर्णगिरी या सोनलगढ़ दुर्ग किसे, सोनगढ़, याद रखना सोनगढ़, सुवर्णगिरी या सोनगढ़ दुर्ग किसे कहा गया है। अगर इसी स्थान पर सोनलगढ़ आ जाता, ये अगर सोनलगढ़ आ जाता तो आंसर क्या होता है इसका, जैसलमेर होता, ध्यान रखना। और अगर इसके स्थान पर स्वर्णगिरी आ जाता तो आंसर क्या होता, जैसलमेर होता स्वर्णगिरी में। तो लेकिन प्रश्न क्या पूछ रहा है, सुवर्णगिरी। क्या पूछ रहा है, सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी दुर्ग है, वो सुवर्णगिरी दुर्ग कहा गया है, किसको कहा गया है, जाबालीपुर को कहा गया है, जैसलमेर दुर्ग को कहा गया है, पाली दुर्ग को कहा गया, आमेर दुर्ग को कहा गया है। इसमें देखिए जाबालीपुर दुर्ग, जाबाली यानी जालोर दुर्ग का पुराना नाम क्या था, जाबालीपुर दुर्ग था पुराना नाम। इसके बाद में देखिए इसका नाम एक जालहुर, जाबालीपुर, ये दो नाम आपको याद रखने कि जाल के पेड़ सर्वाधिक होने के कारण से जालहुर या जाबालीपुर के नाम से जाना जाता है। कुछ इतिहासकारों का मत है कि जाबाली ऋषि की तपोभूमि होने के कारण से जाबालीपुर कहा जाता है। तो आपको दोनों बातें याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर अधिकार कर शासन संचालन का कार्य किसको सौंपा था। यानी सिवाना जो दुर्ग था उस पर अधिकार किया। सिवाना दुर्ग कहाँ पड़ता है, याद रखना सिवाना वर्तमान में बाड़मेर में पड़ता है। सिवाना कहाँ पड़ता है, बाड़मेर में पड़ता है। सिवाना के संस्थापक कौन थे, सिवाना के संस्थापक कौन थे, सिवाना के संस्थापक थे वीर नारायण पंवार। वीर नारायण पंवार सिवाना के संस्थापक थे, याद रखना। तो सिवाना दुर्ग पर अधिकार कर लिया था इन्होंने कब, 1308 में। यानी 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था किस पर, यहाँ का किलेदार था शीतल देव। यहाँ का किलेदार कौन था, शीतल देव। शीतल देव पर आक्रमण किया और शीतल देव और एके में युद्ध हुआ। इस युद्ध में शीतल देव वीर गति को प्राप्त हो गया और रानियों ने जौहर किया और राजपूतों ने केसरिया किया। जौहर और केसरिया दोनों हुए, इसमें ध्यान रखना, जौहर और केसरिया दोनों घटनाएं घटी। तो जौहर और केसरिया दोनों होने के कारण से क्या कहा जाता है, साका। तो 1308 का जो साका है वो कौन से दुर्ग में घटित हुआ था, याद रखना वो सिवाना दुर्ग का साका था। और सिवाना दुर्ग के साका में जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने इस दुर्ग को जीत लिया। जीत कर को किसको सौंपा था, कमालुद्दीन गुरुक को सौंपा था। कमालुद्दीन गुरुक था, इसका सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का, उसको यहाँ का संचालन, शासन संचालन का कार्य दिया गया था। याद रखना कमालुद्दीन गुरुक इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से खैराबाद किस दुर्ग का नाम है, कि निम्न में से ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसका नाम खैराबाद है। आमेर दुर्ग का नाम खैराबाद है, नहीं, आमेर दुर्ग का नाम मोमिनाबाद है। याद रखना आमेर दुर्ग का नाम मोमिनाबाद रखा था। किसने रखा था, ये बहादुर शाह प्रथम ने जीता इसको। बहादुर शाह प्रथम, जिसका नाम था मुअज्जम, मूल नाम क्या था, मुअज्जम, इसने जीता और इसका नाम मोमिनाबाद रख दिया था। उस समय यहाँ का शासक कौन था, यहाँ का शासक सवाई जय सिंह था। याद रखना कौन था, सवाई जय सिंह यहाँ का शासक था।
उस दौरान। तो इसके बाद में देखते हैं चित्तौड़ दुर्ग। चित्तौड़ दुर्ग का नाम खैराबाद नहीं, इसका नाम खिजराबाद रखा था। खिजराबाद, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया था? खिजराबाद रख दिया था। अगला आता है सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग का नाम क्या रखा था? याद रखना, खैराबाद रखा था। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर होगा सिवाना दुर्ग। कि सिवाना दुर्ग का नाम क्या रखा था? खैराबाद नाम रखा गया था। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न हमारा इसके बाद में वो देखिए, सोनगरा चौहानों की कुल देवी है, यानी सोनगरा जो चौहान है उनकी कुल देवी कौन सी है, ये आपको बताना था। अन्नपूर्णा माता। अन्नपूर्णा माता कछवाहों की कुल देवी है। कछवाहों की कुल देवी है, इसलिए ये तो नहीं है। देखिए बाण माता। बाण माता सिसोदियों की कुल देवी है। जो सिसोदिया राजवंश है उसकी कुल देवी है बाण माता, इसलिए ये भी नहीं है। राजेश्वरी माता भरतपुर के जाट राजवंश की कुल देवी है। भरतपुर के जाट राजवंश की कुल देवी है। याद रखना, भरतपुर के जाट राजवंश की कुल देवी का क्या नाम है? राजेश्वरी माता। इसके बाद में आता है आशापुरा माता। आशापुरा माता का मंदिर कहाँ है? जालोर में। और आशापुरा माता सोनगरा चौहानों की कुलदेवी के नाम से जानी जाती है। तो याद रखना, आशापुरा माता सोनगरा चौहानों की कुलदेवी है। और इसी के सामने कानड़दे के पुत्र वीरमदे ने, कानड़दे के पुत्र वीरमदे ने कटार भोंप करके आत्महत्या की थी। अपने पेट में कटार भोंप कर आत्महत्या की थी। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न इसके बाद में है, जालोर में चौहान शाखा किससे संबंधित है? यानी जालोर में जो चौहान शाखा है इन में से किससे संबंधित है? यानी अजमेर से संबंधित है कि अजमेर के चौहान शासक जालोर में जाकर बसे थे? नाडोल से संबंधित है। नाडोल कहाँ है? देखिए नाडोल पाली में है। नाडोल कहाँ है? पाली में। रणथंबोर की शाखा से संबंधित है या सांबर की शाखा से संबंधित है? जालोर के जो चौहान हैं वो नाडोल के चौहानों से संबंधित है। नाडोल का ही कीर्तिपाल था। कीर्तिपाल, जिसे मुहणोत नेन्सी ने कीतु एक महान राजा की उपाधि दी। कीतु एक महान राजा कहा, तो कीतु की उपाधि इतिहास में से तो ये किसने दी थी? मुहणोत नेन्सी ने। मुहणोत नैन्सी के द्वारा दी गई उपाधि है कीतु की, याद रखना। तो कीर्तिपाल था, वो जाकर के नाडोल में चौहान, नाडोल से जाकर के जालोर में चौहान शाखा की नींव रखी थी। तो अगर जालोर का प्रारंभिक या प्रथम चौहान शासक पूछा जाता है तो प्रथम चौहान शासक कौन था? कीर्तिपाल प्रथम चौहान शासक था। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है इसके बाद में, जालोर में चौहान वंश के संस्थापक थे। जालोर में चौहान वंश के संस्थापक कौन थे ये आपको बताना है। 1182 में कीर्तिपाल ने स्थापित किया। 1182 में जालोर में चौहान वंश के संस्थापक कीर्तिपाल, गोविंदराज कीर्तिपाल और वासुदेव। आपको इनमें से बताना है क्योंकि डेट आपके सामने दे रखी है 1182, 1182, 1185, 1185, यानी दोनों और नाम देखने को मिल रहे हैं। तो राइट आंसर क्या है इसका? देखिए इसका राइट आंसर होगा 1182 में। छोरी देखिए गड़बड़ लग गया भाई। 1182 में कीर्तिपाल ने, 1182 में कीर्तिपाल ने चौहान वंश की नींव रखी थी। नेक्स्ट प्रश्न है इसके बाद में, किस राजद्रोही के विश्वासघात के कारण कानड़दे 1311 में जालोर युद्ध हार गया था? यानी 1311 में कानड़दे जो जालोर का युद्ध हारा था किससे? एके से, अलाउद्दीन खिलजी से हार गया था। उस दौरान यहाँ साका भी हुआ था। उस दौरान क्या हुआ था? साका भी, जिसे जालोर के साके के इतिहास में जाना जाता है। इतिहास में जालोर साके के नाम से जाना जाता है। ये साका भी हुआ था। आपको ये बताना है कि 1311 का जालोर युद्ध हार गया था, तो इसका विश्वासघात करने वाला कौन था? मलिक नायब था, वीरमदे था, छोटा भाई मालदेव था। यानी छोटा भाई मालदेव किसका भाई था? ये कानड़दे का था, याद रखना, कानड़दे का छोटा भाई था। इसे इतिहास में मूछाड़ा मालदेव के नाम से जाना जाता है। मूछाड़ा मालदेव के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में देखिए भांवले पवार, बिल्कुल राइट आंसर ये है। देखिए इसका भांवले पवार, भांवले पवार के विश्वासघात के कारण से, राजद्रोह के कारण से
जालोर दुर्ग कानड़दे हार गया था। भांवले पवार की पत्नी छत्राणी थी। उस छत्राणी को भांवले पवार ने जाकर के सारा वृतांत बताया। छत्राणी ने भांवले पवार का सिर काट दिया, शीश काट दिया और शीश काट करके कानड़दे को समाचार देने के लिए दुर्ग में आई। तब तक देर हो चुकी थी, सेना अंदर प्रवेश हो चुकी थी, इसीलिए ये बचा नहीं पाई, वरना तो इस छत्राणी ने अपने पति का ही सिर काट दिया था स्वामी भक्ति के लिए। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न हमारा, पृथ्वीराज के पिता का नाम था, यानी पृथ्वीराज जो चौहान है उनके पिता का क्या नाम था? सोमेश्वर चौहान, बीसलदेव चौहान, अरुणोराज और विग्रहराज। आपको इनमें से बताना है। पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम सोमेश्वर चौहान था। पृथ्वीराज चौहान का पिता सोमेश्वर चौहान इतना प्रतापी नहीं था जितना कि पृथ्वीराज था, लेकिन सोमेश्वर चौहान की मृत्यु बहुत शीघ्र हो चुकी थी। जब पृथ्वीराज 12 वर्ष का था उस समय इनकी मृत्यु हो गई थी, इसीलिए अल्पायु में ही पृथ्वीराज शासक बन गया था। 12 वर्ष की आयु में शासक बना, जिसकी संरक्षिका कौन बनी थी? इसकी संरक्षिका इसकी माँ कर्पूरी देवी बनी थी, कर्पूरी देवी बनी थी। जबकि इसका संरक्षक कौन बना था? संरक्षक इसका भुवनमल्ल था, याद रखना। संरक्षक कौन था? भुवनमल्ल, भुवनमल्ल इसका संरक्षक था। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, सिवाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? सिवाना दुर्ग का निर्माण वीर नारायण पंवार ने करवाया था। जो पंवार वंशीय राजपूत था उसने इसका निर्माण कार्य करवाया था। अगला प्रश्न देखिए इसके बाद में, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किसको कहा जाता है? झाइन दुर्ग को, आभापोल को, दक्षिण द्वार को, सांबर को, यानी किसे झाइन दुर्ग की कुंजी कहा जाता है? कुंजी का मतलब क्या होता है? याद रखना, कुंजी का मतलब होता है जिस मार्ग से, जिस रास्ते से जाने पर आसानी से उसकी प्राप्ति हो जाती है या उसमें प्रवेश किया जा सकता है, उसे कुंजी कहा जाता है। दुर्गों से पहले दुर्ग बनाए जाते थे ताकि शत्रु सेना आक्रमण करे तो उसका प्रारंभिक मुकाबला प्रथम दुर्ग में किया जाए। जैसे हम बात करते हैं सिवाना दुर्ग है, उसे जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है, या हम यूँ कहते हैं कि मारवाड़ का क्या कहा जाता है? उसे मारवाड़ का संकट मोचन दुर्ग के नाम से जाना जाता है। जब भी मारवाड़ शासकों पर संकट आता था सिवाना दुर्ग की शरण लेते थे, मेवाड़ शासकों पर संकट आता था कुंभलगढ़ की शरण लेते थे, तो वो संकटकालीन शरण स्थली के रूप में जाने जाते हैं। इसी प्रकार से आपको बताना है कि इसमें कुंजी कौन सी थी। झाइन दुर्ग था, वो रणथंभौर दुर्ग से पहले बना हुआ था और झाइन दुर्ग को जीतने के बाद में ही रणथंभौर दुर्ग को जीता जा सकता था, क्योंकि मार्ग इसी से जाता था, इधर से ही गुजरता था। तो पहले किसको जीतना पड़ता था? झाइन दुर्ग को, इसके बाद में रणथंभौर दुर्ग को जीतना पड़ता था। अगला इसके बाद में नेक्स्ट है, तारीख-ए-फिरोजशाही रचना है। तारीख-ए-फिरोजशाही किसकी रचना है? अमीर खुसरो की, जियाउद्दीन बर्नी की, फरिश्ता की, फिरोज शाह की। तारीख-ए-फिरोजशाही रचना किसकी है आपको ये बताना है। अमीर खुसरो की नहीं है, जियाउद्दीन बर्नी की, फरिश्ता की, फिरोज शाह की। आपको देखिए इनमें से बताना था आंसर कि इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा। राइट आंसर की देखिए हम बात करते हैं तो इसमें महत्वपूर्ण रूप से हम प्रश्नावली देखें तो जो अमीर खुसरो है, ये अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहा करते थे और अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते रहते ही इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की थी। आपको इनमें से बताना है कि तारीख-ए-फिरोजशाही किसकी है। फिरोज शाह कोई किसी प्रकार का लेखक नहीं हुआ है, इसलिए ये भी नहीं है। बचे दो, फरिश्ता की रचना नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा? जियाउद्दीन बर्नी ने फिरोज शाह को समर्पित एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था तारीख-ए-फिरोजशाही। फिरोज शाह कौन थे? दिल्ली शासक थे, जिन्होंने फिरोज शाह कोटला जो बसाया है, फिरोज शाह नगर बसाया है, वो इन्हीं के दिन थी। अगला प्रश्न, राजा हमीरदेव चौहान ने कितने युद्धों में विजय प्राप्त की थी? राजा हमीरदेव चौहान ने 17 युद्ध लड़े थे टोटल। कितने युद्ध लड़े थे? 17 युद्ध लड़े थे, जिनमें से एक युद्ध में पराजय हो गया। एक युद्ध में इन्हें पराजय मिली, तो टोटल कितने जीते ने? 16 युद्ध जीते थे। 16 युद्ध जीते थे। कितने युद्ध जीते थे? राइट आंसर होगा 16 युद्ध जीते थे। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, किस दुर्ग को बख्तरबंद दुर्ग कहा जाता है? किस दुर्ग को बख्तरबंद दुर्ग कहा जाता है? आपको बताना है बख्तरबंद दुर्ग किस दुर्ग को कहा जाता है।
बख्तरबंद किसे कहा जाता है? यानी ऐसा दुर्ग जिसकी सुरक्षा चारों ओर से की जा सकती है, यानी इस ओर पहाड़ी है और इस बीच में पहाड़ी, इसके इधर भी पहाड़ी है। अगर गोला इधर से दागा जाता है तो इस पहाड़ी के पास जाता है, इधर से अगर गोला दागा जाएगा तो इस ओर जाएगा। इस प्रकार से बीच की पहाड़ी के ऊपर ये दुर्ग बना हुआ है। सुरक्षा की दृष्टि से बिल्कुल बख्तरबंद है, यानी इसकी सुरक्षा के लिए किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं हो सकती, तो इस दुर्ग को बख्तरबंद कहा जाता है। तो ऐसा कौन सा दुर्ग है? रणथंबोर दुर्ग है। इसे बख्तरबंद दुर्ग की श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है, यानी ये बख्तरबंद दुर्ग कहा गया है। किसी भी प्रकार की से कोई क्षति नहीं होती है। नीचे बीच में छोटी पहाड़ी के मध्य बना हुआ है। जालोर दुर्ग बना हुआ है 56 की पहाड़ियों में, मलाना की पहाड़ियों में, हल्देश्वर की पहाड़ पर और शिवाना पहाड़ पर। यानी कौन सा इसमें राइट आंसर होगा ये आपको बताना है। जालोर दुर्ग है वो हल्देश्वर की पहाड़ी पर बना हुआ है। हल्देश्वर की पहाड़ी है, ये जालोर में स्थित है। जालोर में पाई जाने वाली पहाड़ियाँ कैसी हैं आपको बता दूं। जालोर में पाई जाने वाली ग्रेनाइट की पहाड़ियाँ अधिक हैं और जालोर को इसीलिए क्या कहा जाता है? ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। याद रखना, ग्रेनाइट सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? जालोर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला, फारसी तवारीखों के अनुसार सोनगरा चौहान उदय सिंह ने किस दिल्ली शासक की अधीनता स्वीकारी थी? यानी फारसी जो तवारीख हैं उन तवारीखों के अनुसार सोनगरा चौहान उदय सिंह ने किस दिल्ली शासक की अधीनता स्वीकार की थी, ये आपको बताना है। सोनगरा उदय सिंह था, उसने किस दिल्ली शासक की अधीनता स्वीकार की थी, आपको ये बताना था। देखिए, सोनगरा चौहानों में कानड़ से पहले हुए थे सोनगरा चौहान उदय सिंह। सोनगरा चौहान उदय सिंह ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार की थी। किसकी अधीनता स्वीकार की थी? इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार की थी और इल्तुतमिश को ये वार्षिक राजस्व दिया करता था। अगला प्रश्न, सिवाना का युद्ध लड़ा गया था, यानी सिवाना का जो युद्ध था वो कब लड़ा गया था? सिवाना का युद्ध 1308 में लड़ा गया था। याद रखना, 1308 में सिवाना का दुर्ग लड़ा गया था। अगला प्रश्न, इसकी हिस्ट्री और पहले मैंने बता दी है सिवाना दुर्ग की। अगला है, सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला जहां 85 विषयों का अध्ययन होता था, कहाँ थी? यानी आपको बताना क्या है। देखिए, सरस्वती कंठाभरण नाम का एक पुस्तकालय थी जिसमें संस्कृत पाठशाला थी एक, और इस पाठशाला में 85 विषयों का अध्ययन करवाया जाता था। तो ये आपको बतानी है कि कौन से स्थान पर थी। अजमेर में, कोटा में, जालोर में, जयपुर में, कौन से स्थान पर थी? सरस्वती कंठाभरण पुस्तकालय। सरस्वती कंठाभरण पुस्तकालय के संस्थापक कौन थे ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको ये बतानी है कि सरस्वती जो पुस्तकालय थी वो कहाँ थी, ये आपको बताना है। तो बताइए, देखिए इसमें आंसर कौन सा होगा? इसमें आंसर संस्कृत पाठशाला का जहाँ भी प्रश्न आता है तो वो सीधा ही आंसर हमारा कहाँ लगता है? वो सीधा आंसर हमारा अजमेर लगता है, क्योंकि विग्रह राज चतुर्थ के काल में बनी हुई जो संस्कृत पाठशाला थी वो ही संस्कृत सरस्वती कंठाभरण पाठशाला थी। विग्रह राज फोर्थ यानी चतुर्थ के द्वारा स्थापित थी। इसके बाद में इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको तुड़वा दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको क्या करवाया? तुड़वाया। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वा कर इसके स्थान पर क्या बना दिया? 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया। 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया। 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वो राजस्थान की प्रथम मस्जिद है। राजस्थान की प्रथम मस्जिद है। इससे पहले राजस्थान में कोई भी मस्जिद नहीं थी। यही राजस्थान की प्रथम मस्जिद है जिसका निर्माण। यहाँ 2.5 दिन का उर्स लगता है। 2.5 दिन का क्या लगता है? उर्स। उर्स किसे कहते हैं? मुस्लिमों में मेले को उर्स कहा जाता है, जो किसकी याद में लगता है? पंजाब साहे संत की याद में लगता है। पंजाब साहे संत की याद में 2.5 दिन का उर्स लगता है। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, जालोर का युद्ध लड़ा गया था, यानी जालोर का युद्ध कब लड़ा गया था? जालोर का युद्ध 1311 में लड़ा गया था। उस समय यहाँ का शासक कौन था? कान्नड़ दे था। कौन था? कान्नड़ दे। और वर्सेज अलाउद्दीन खिलजी के मध्य ये युद्ध हुआ था, यानी एक के मध्य था। अगला नेक्स्ट प्रश्न हमारा, रणथंबोर युद्ध में हमीर का सर्वप्रथम मारा गया सेनापति था, यानी रणथंबोर का जो युद्ध हुआ उस रणथंबोर के युद्ध में सर्वप्रथम कौन मारा गया था?
धर्म सिंह, भीम सिंह, रतिपाल और रणमल। रणमल और रतिपाल का हमने पढ़ लिया है कि इन्होंने तो विश्वासघात किया था, इन्होंने हमीर से विश्वासघात किया था और विश्वासघात के कारण इनको एके ने मार दिया था, इन्होंने एके ने मार दिया था। लेकिन युद्ध लड़ते हुए कौन सा मारा गया था, धर्म सिंह या भीम सिंह? आपको इनमें से बताना था आंसर। देखिए, क्योंकि ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपको ये भी चूज करना है क्योंकि ये दोनों ही सेनापति युद्ध में गए थे। आपको ये बताना है कि इनमें से मारा कौन सा गया था, यानी धर्म सिंह भी गया था और भीम सिंह भी गया था, दोनों युद्ध में गए और अलाउद्दीन खिलजी की सेना को हरा दिया। हराने के बाद में इनमें से कुछ धन सामग्री लूटी और लूट करके वो एक सेनापति जो धर्म सिंह था वो तो चला गया किसकी ओर, दुर्ग की ओर, भीम सिंह इसमें मारा गया था। अगला प्रश्न इसके बाद में है, महमूद शाह और के हब्रू किसके विद्रोही नेता थे? यानी महमूद शाह और के हब्रू मंगोल थे, ये मंगोल से आए हुए सैनिक थे और ये इनको सेनापति बना रखा था। अलाउद्दीन खिलजी ने जो मंगोल सेना थी उसका सेनापति बना रखा था। तो ये मोहम्मद शाह और के हब्रू, मोहम्मद शाह का विवरण तो काफ़ी मिलता है कि एके की एक पत्नी थी मराठा पत्नी जिसका नाम था चिमना। क्या नाम था? चिमना। ये चिमना का प्रेमी था और इसी प्रेम के चलते अलाउद्दीन खिलजी से को इस बात का पता लग गया था, यानी चिमना और महमूद था, मोहम्मद शाह था, ये दोनों मिलकर एके को मारना चाहते थे, एके को मारना चाहते थे। और इस बात का पता एके को पहले ही पता लग गया था। एके को पता लगने के कारण से इन्होंने महमूद शाह को बिना कुछ कहे, महमूद शाह यहाँ से निकलकर कहाँ गया था, हमीरदेव की शरण में आ गया था, हमीरदेव चौहान की शरण में आ गया था और हमीरदेव चौहान की शरण में रहा और इसी कारण से इनका युद्ध हुआ था। तो ये दोनों थे, याद रखना, मोहम्मद शाह और के हब्रू। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के समय राजस्थान में थे, यानी स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितनी रियासतें थी, कितने ठिकाने थे और कितने अंग्रेज शासित प्रदेश थे, आपको ये बताना है। 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 अंग्रेज शासित प्रदेश था। बिल्कुल राइट था, यही ऑप्शन है। 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे। 3 ठिकाने कौन कौन से थे आपको बता दूं। निमराना था ठिकाना, एक तो निमराना, एक था कुशलगढ़ और एक था लावा। एक कौन सा था? लावा। केंद्र शासित प्रदेश की हम बात करते हैं तो केंद्र शासित प्रदेश एक था अजमेर, 9 महीने तक यहाँ बैठा करता था गवर्नर जनरल और 3 महीने के लिए माउंट आबू रहा करता था। ग्रीष्म काल के जो 3 माह होते थे उसमें माउंट आबू रहा करता था। इसमें बता दूं आपको, जो रियासतें हैं उनमें एक रियासत मुस्लिम थी जिसका नाम टोंक था, एक मुस्लिम रियासत थी जिसका नाम टोंक था। दूसरी 2 जाट रियासत थी, जो भरतपुर और धौलपुर थी। एक यादव रियासत थी जिसका नाम करौली था, जिसका नाम क्या था? करौली था। तो इस प्रकार से ये रियासतें भिन्न थी। अगर बात पुरानी नई की आती है तो सबसे नई रियासत कौन सी थी? नव रियासत झालावाड़ थी, जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित थी। जालिम सिंह झाला ने अंग्रेजों के संरक्षण में इसकी स्थापना की थी, इसलिए इसे अंग्रेजों द्वारा स्थापित रियासत कहा जाता है। अगर पुरानी रियासत की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा पुरानी रियासत मेवाड़ थी। अगर सबसे बड़ी की बात की जाती है, सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, तो सबसे बड़ी रियासत तत्काल समय में मेवाड़ थी। तो इस प्रकार के प्रश्न इसमें से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान के एकीकरण के समय ठिकाना नहीं था, इनमें से कौन सा ठिकाना नहीं था? ये याद रखना। देखिए, लावा कुशलगढ़ है, ये कॉमन आ गया है और ये भी था, तो ये आंसर थोड़ा सा मिसिंग है, इसलिए ये नहीं होगा। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न, रियासती सचिवालय के प्रमुख थे, यानी रियासती जो सचिवालय थे उसके प्रमुख कौन थे? एकीकरण का जिम्मा सारा वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था।
इसीलिए रियासती सचिवालय के प्रमुख वल्लभ भाई पटेल थे, जबकि पीवी मेनन था, इसको सचिव बनाया गया था। इसको क्या बनाया गया था? सचिव बनाया गया था पीवी मेनन को। तो पीवी मेनन और सरदार वल्लभ भाई सचिवालय से संबंधित थे। प्रमुख कौन रहेगा इसमें? सरदार वल्लभ भाई पटेल रहेंगे। याद रखना, गृह मंत्री भी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। गांधी जी की हत्या के अभियोग में राजस्थान के किस शासक को गिरफ्तार किया गया था? NB खर्रे कोई शासक नहीं था, परचूरे कोई शासक नहीं था, इनमें से कोई नहीं। शासक कौन सा था? तेज सिंह। तो तेज सिंह कहाँ का शासक था? तेज सिंह अलवर शासक था। अलवर शासक तेज सिंह को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा NB खर्रे को गिरफ्तार किया गया और परचूरे को गिरफ्तार किया गया था। यानी इन तीनों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन ये 2 शासक नहीं थे। तेज सिंह अलवर शासक थे। अगला प्रश्न, राजस्थान के एकीकरण में प्रथम चरण का एकीकरण हुआ था। राजस्थान के प्रथम चरण में एकीकरण में देखो, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर को शामिल किया गया था 18 मार्च 1948 को। 18 मार्च 1948 को। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसका? पहला ही इसका राइट आंसर होगा। इस अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली को इसमें शामिल किया गया। इसको नाम दिया गया मत्स्य संघ। क्या नाम दिया गया था? मत्स्य संघ नाम दिया गया था। और मत्स्य संघ जो नाम दिया गया वो दिया था KM मुंशी ने, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने। प्राचीन समय में मत्स्य जनपद हुआ करता था। मत्स्य जनपद हुआ करता था। मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? कि प्राचीन राजस्थान में मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर थी। और मत्स्य जनपद में कौन सा भाग आता था? अलवर, भरतपुर आदि का क्षेत्र था, वो मत्स्य जनपद के अंतर्गत आता था। अगला प्रश्न, प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ किसने दिया था? KM मुंशी ने, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ नाम दिया था। अगला ध्यान रखना, इसका प्रधानमंत्री कौन था? इसका उद्घाटनकर्ता कौन था? ये इसका उद्घाटनकर्ता था NV गाडगिल इसका उद्घाटन करता था। शोभाराम कुमावत इसका प्रधानमंत्री था, जो अलवर निवासी था। प्रधानमंत्री था, अलवर निवासी था। कहाँ का था ये? अलवर निवासी, सामाजिक कार्यकर्ता था। अगला प्रश्न, प्रथम चरण मत्स्य संघ का उपराज प्रमुख कौन था? प्रथम संघ जो मत्स्य चरण था उसका उपराज प्रमुख कौन था? देखिए, उपराज प्रमुख बताना था आपको, उदय भान सिंह, शोभाराम कुमावत प्रधानमंत्री था। याद रखना, कौन था? प्रधानमंत्री था। चिरंजी लाल शर्मा और गणेश पाल करौली का था। ये कहाँ का निवासी था? करौली का निवासी था, करौली का शासक था और इससे ही उपराज प्रमुख बनाया गया था। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा D, यानी गणेश पाल। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न हमारा, द्वितीय चरण में राजस्थान की राजधानी बनाई गई थी। द्वितीय चरण में राजस्थान में 9 रियासतें शामिल की गई थी। यानी कितनी रियासतें शामिल थी? 9 रियासतें शामिल की गई थी। 9 रियासतें कौन कौन सी थी उसकी हम बात करते हैं। तो देखिए, 9 रियासत ये निम्नानुसार थी। देखिए, 9 रियासतें राजस्थान में एक ही बार एकीकृत हुई, वो सिर्फ और सिर्फ द्वितीय चरण में हुई थी। कौन से चरण में? द्वितीय चरण में। और इनके अलावा जितने भी चरण हुए उनमें रियासतों की संख्या इतनी नहीं थी। देखिए, 9 कौन कौन सी थी? एक थी बांसवाड़ा, दूसरी थी बूंदी, तीसरी थी शाहपुरा, चौथी थी किशनगढ़, पांचवी झालावाड़, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, टोंक। ये ऐसी 9 रियासत थी जो इस चरण में शामिल थी और इन 9 रियासतों को एकीकृत किया गया था द्वितीय चरण में। तो याद रखना है, राजस्थान की राजधानी क्या बनाई गई थी? इनमें से कोटा को इस समय की राजधानी स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न हमारा इसके बाद में, किसने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि मैं मेरे डेथ वारंट पर हस्ताक्षर करा रहा हूं? बांसवाड़ा शासक जो चंद्रवीर सिंह थे,
बांसवाड़ा के शासक जो चंद्रवीर सिंह थे, उन्होंने हस्ताक्षर करते हुए क्या कहा था कि मैं मेरे डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, क्योंकि इसके बाद में राजा का महत्व घट गया था, कोई महत्व नहीं था। तृतीय चरण के एकीकरण में शामिल किया गया था। तृतीय चरण था उसमें किसको शामिल किया गया था, यह आपको बताना है। तृतीय चरण का जो एकीकरण हुआ उसमें उदयपुर को शामिल किया गया था। ये कब हुआ था, 18 अप्रैल को हुआ था, याद रखना 18 अप्रैल 1948 को ये एकीकरण हुआ। इसमें उदयपुर रियासत को शामिल किया गया था। और उदयपुर रियासत के राजा कौन थे, भूपाल सिंह। इसके राजा कौन थे, भूपाल सिंह इसके राजा थे, जिसे आगे चल कर के महाराज प्रमुख भी बनाया गया था। महाराज प्रमुख भी बनाया गया था, और वो भी आजीवन। अगर प्रश्न पूछा जाए निम्न में से किसे आजीवन महाराज प्रमुख बनाया गया था, तो याद रखना भूपाल सिंह या भूपाल सिंह को आजीवन बनाया गया था। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। याद रखना राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा इसके बाद में है। इसके बाद में देखिए राजस्थान का 30 मार्च को क्यों मनाया जाता है, ये भी बता दूं कि अधिकतर रियासतों का एकीकरण 30 मार्च को हो चुका था। अधिकतर रियासतें जो बड़ी रियासत 4 रियासत थी, JJB यानी जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, ये बड़ी रियासत थी। इन सभी का 30 मार्च को ही एकीकरण हो गया था। इसीलिए इसी दिन को राजस्थान दिवस मनाना प्रारंभ कर दिया गया कि इस दिन को हम राजस्थान दिवस मनाएंगे। निम्न में से किस रियासत को जनता की इच्छानुसार राजस्थान में शामिल किया गया था, यानी ऐसी कौन सी रियासत थी जिसको जनता की इच्छा पूछी गई और जनता की इच्छा पूछ करके और फिर इसके बाद में राजस्थान में मिलाया गया था, भरतपुर और धौलपुर। क्योंकि भरतपुर और धौलपुर के शासक यूपी में मिलाना चाहते थे। इसके बाद में इनके लिए पी सत्यनारायण राव कमेटी का गठन किया गया, शंकर देवराय समिति का गठन किया गया। और फिर इस गठन के दौरान इसने सिफारिश की, इसकी सिफारिश के आधार पर इनको शामिल किया गया था। यानी इसका आधार क्या लिया, भाषाई। अगर पूछा जाए राजस्थान की कौन सी 2 रियासतें भाषाई आधार पर राजस्थान में मिली थी, तो याद रखना भरतपुर और धौलपुर। किस समिति की सिफारिश पर धौलपुर को राजस्थान में शामिल किया गया था, शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर। शंकर राव देव समिति थी, उसकी सिफारिश पर राजस्थान में मिलाया गया था। भाषाई आधार पर अगर देखते हैं तो इसके लिए फजल अली आयोग का गठन 1953 में किया गया था। फजल अली आयोग का 1953 में गठन इसलिए किया गया था कि भाषाई आधार पर राज्यों का एकीकरण का सुझाव था इसका, इस आधार पर इसने एकत्रित किया था। जयपुर को जो राजधानी थी, वो जयपुर को राजधानी का अगर प्रस्ताव लिया तो वो पी सत्यनारायण राव समिति ने विभागों का बंटवारा किया था। जैसे जयपुर को राजधानी और अन्य विभाग जिन जिन भागों में जिन जिन जिलों को मिले, तो विभागों का बंटवारा इसकी समिति की सिफारिश पर किया गया था। अगला नेक्स्ट प्रश्न इसके बाद में है, किसने कहा था कि सिरोही व गोकुल भाई भट्ट का अर्थ एक ही है। गोकुल भाई के बिना हम राजस्थान नहीं चला सकते हैं। यानी गोकुल भाई भट्ट था, गोकुल भाई भट्ट का गांव था हाथल गांव। कौन सा गांव था, हाथल गांव, जो सिरोही में पड़ता है। और उस समय ये हाथल गांव था, ये माउंट आबू क्षेत्र में था, इसलिए माउंट आबू क्षेत्र में आज भी है, परंतु माउंट आबू क्षेत्र को मुंबई में शामिल कर दिया गया था। यानी बम्बई जो प्रांत था ना, उस बम्बई प्रांत में शामिल कर दिया था। बम्बई प्रांत में शामिल करने से जो हाथल गांव था वो भी कहाँ चला गया था, बम्बई में चला गया था। इसीलिए हीरालाल शास्त्री ने कहा था, क्योंकि उस समय सीएम कौन थे, हीरालाल शास्त्री थे, तो हीरालाल शास्त्री ने कहा था कि गोकुल भाई के बिना हम राजस्थान नहीं चला सकते हैं, इसलिए गोकुल भाई हमारे में आने चाहिए। यानी हाथल गांव और माउंट आबू क्षेत्र है उसको राजस्थान में मिलाया जाना चाहिए। अगला प्रश्न, राजपूताना के इस भूभाग को विधिवत राजस्थान नाम दिया गया था। राजस्थान के इस भूभाग को विधिवत राजस्थान नाम कब मिला था, ये आपको बताना है। विधिवत का मतलब विधि संगत, यानी कानूनी रूप से। कानूनी रूप से हमारे यहाँ संविधान लागू कब हुआ था, संविधान लागू हुआ उसी दिन राजस्थान को कानून रूप से राजस्थान नाम मिला, और तो वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को हमारे यहाँ संविधान लागू हुआ, तो उसी दिन हमारे राजस्थान को कानूनी रूप से राजस्थान का नाम मिला था। अगला,
अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ था। अजमेर का राजस्थान के 7वें चरण में, यानी 7वां चरण था, उसमें एकीकरण किया गया था, विलय कर दिया गया था। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन में राजस्थान का पूरा एकीकरण हुआ था। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन में पूरा एकीकरण किया गया था। अगला, राजस्थान में राजप्रमुख का पद कब समाप्त हुआ था? यानी राजस्थान में जो राजप्रमुख का पद था वो कब शामिल हुआ था? जब राज्यपाल का पद सर्जित हुआ था। राज्यपाल का पद 1 नवंबर 1956 को सर्जित हुआ था। इसी दौरान राज्यपाल का पद समाप्त कर दिया गया था। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के पूर्ण एकीकरण में समय लगा था। यानी राजस्थान का पूरा एकीकरण कब किया गया था? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन में इसका पूरा एकीकरण कर लिया गया था। यानी प्रारंभ हुआ था 18 मार्च 1948 से, 18 मार्च 1948 से, और अंतिम था 1 नवंबर 1956। तो इस प्रकार से 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन की समयावधि लगी पूरी। इस अवधि के दौरान राजस्थान का पूरा एकीकरण हुआ था। अगला प्रश्न, 22 दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की अध्यक्षता किसने की थी? यानी 22 दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग था, उसका गठन किया गया था और ये भाषाई आधार पर किया गया था। ये मैंने पहले भी बता दिया है। 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया था और फजल अली आयोग के सदस्य कौन थे? ये दोनों इसके सदस्य थे। फजल अली आयोग था, 3 सदस्य था, जिनमें से 2 सदस्य कौन थे? पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार पन्नीकर, और तीसरा था फजल अली जो एक कानूनविद थे या न्यायाधीश थे। इन तीनों ने मिलकर के और राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया था 1953 में, और यही राज्य पुनर्गठन के लिए कार्य कर रहा था। राजस्थान का पूर्ण एकीकरण के समय राजस्थान में जिले थे। यानी जब राजस्थान का पूर्ण एकीकरण 1 नवंबर 1956 को हो गया तो उस समय राजस्थान में कितने जिले थे? 26 जिले थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। अगला प्रश्न, राजस्थान में एक बात और बता दो, अंतिम जिला अजमेर बना था। याद रखना, अंतिम जिला कौन सा बना था? अजमेर। राजस्थान में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? आम चुनाव 1952 में हुए थे। प्रथम आम चुनाव 1952 में हुए थे। पहली बार जब राजस्थान में चुनाव हुए 160 सीट थी उस समय। कितने सीटें थी? 160 सीट थी। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रीविपर्स क्या थी? राजाओं को दिए जाने वाली पेंशन को प्रीविपर्स कहा जाता था। प्रीविपर्स को बंद किसने किया था? इंदिरा गांधी ने। इंदिरा जो गांधी थी, इंदिरा गांधी ने बहुत सारा पैसा जो राजाओं के हाथ में चला जाता था प्रीविपर्स के नाम पर, इंदिरा गांधी ने 1975 में इस प्रीविपर्स प्रणाली को समाप्त कर दिया था कि किसी भी राजा को किसी प्रकार का प्रीविपर्स नहीं दिया जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न इसके बाद में हमारा, राजस्थान के किस शासक ने पाकिस्तान में मिलने की इच्छा जाहिर की थी? जोधपुर का शासक हनुमान सिंह था। इसने मिलने की इच्छा जाहिर की थी क्योंकि वहाँ का जो अब्दुल कलाम था, अब्दुल कलाम आज़ाद, उसके संपर्क में था ये। अब्दुल कलाम आज़ाद के कहने पर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने हनुमान सिंह को कहा था कि आपको वहाँ एक मुख्य पद दे दिया जाएगा, इसीलिए उसके लालच में आकर के पाकिस्तान में मिलना चाहता था। निम्न में से अंग्रेज शासित प्रदेश था। अंग्रेजों द्वारा शासित प्रदेश एक ही था, वो केंद्र शासित प्रदेश था। अजमेर वो अंग्रेज शासित था, इसे हम केंद्र शासित प्रदेश कह दें, अंग्रेज शासित कह दें, एक ही बात है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न हमारा, राजस्थान का पूर्ण एकीकरण कब हुआ था? यानी राजस्थान का पूर्ण एकीकरण कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का पूरा एकीकरण कंप्लीट हो चुका था। अगला क्वेश्चन है इसके बाद में, देखिए हमारा, दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ स्थित है? यानी अब हमारे प्रश्न जो मंदिर का टॉपिक है वहाँ से प्रारंभ हो गए थे। यानी आबू रोड, माउंट आबू, रणकपुर और ब्यावर, इनमें से आपको बताना है दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर माउंट आबू में है। याद रखना, दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा इसके बाद में, राजस्थान में मेवानगर प्रसिद्ध है। राजस्थान में मेवानगर किसके लिए प्रसिद्ध है? पार्श्वनाथ जैन मंदिर के लिए। पार्श्वनाथ जैन मंदिर के लिए, जीरे के उत्पादन के लिए, सूखे मेवों के निर्यात के लिए, कठपुतली मधु के निर्यात के लिए,
यानी मेवानगर है वो कहाँ क्यों प्रसिद्ध है, आपको ये बताना है। पार्श्वनाथ का जो जैन मंदिर है वो मेवानगर में ही है। मेवानगर कहाँ है? बाड़मेर में है। याद रखना, मेवानगर कहाँ है? बाड़मेर में। बाड़मेर का मेवानगर पार्श्व जैन मंदिर के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, चूहू के मंदिर के नाम से करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? यानी करणी माता के मंदिर को चूहू का मंदिर भी कहा जाता है। आपको बताना है कि ये करणी माता का मंदिर कहाँ है? बीकानेर में है। बीकानेर में कौन से स्थान पर है? ये देशनोक बीकानेर में है, देशनोक बीकानेर में। और यहाँ जो मंदिर है ये मंदिर चूहू का मंदिर भी कहा जाता है। ये सिरवी जाति के लोगों की कुल देवी है, सिरवियों की कुल देवी। करणी माता कौन है? सिरवियों की कुल देवी। इसे डोकरी माई के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये 150 वर्षों तक जी थी। इसने बीकानेर की नींव रखी, जोधपुर की नींव रखी थी। याद रखना, जोधपुर के मेहरानगढ़ की नींव रखी और बीकानेर की 1488 में अक्षय तृतीया के दिन 1488 में अक्षय तृतीया के दिन बीकानेर की नींव भी इसी के द्वारा रखी गई थी। और जो सिरवी जाति के लोग होते हैं वो इसकी पूजा करते हैं। मंदिर में विशेष आकर्षण का कोई बिंदु है तो वह है सफ़ेद चूहा मंदिर में पाए जाते हैं। सफ़ेद जो चूहे होते हैं ये इस मंदिर में पाए जाते हैं, ये इसके विशेष आकर्षण का बिंदु है। और जो सिरवी जाति के लोग हैं अपना पूर्वज मानकर इनकी पूजा करते हैं, अपना पूर्वज मानते हैं इनको और इसके रूप में इसकी पूजा की जाती है। अगला प्रश्न, बाड़ोली के शिव मंदिर किस शैली से संबंधित हैं? यानी बाड़ोली का जो शिव मंदिर है ये आपको बताना था कि किस शैली का बना हुआ है। बाड़ोली के शिव मंदिर उदयपुर में है। आपको बता दूं बाड़ोली कहाँ है? उदयपुर में है। तो बाड़ोली का जो शिव मंदिर है वो कौन सी शैली का बना हुआ है? पंचायतन शैली का बना हुआ है। कौन सी शैली का है? पंचायतन शैली का है। अगला प्रश्न हमारा, कुशाला माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था स्थित है। यानी कुशाला माता है उसका भव्य मंदिर महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। महाराणा कुंभा का द्वारा करवाया गया कुशाला माता का मंदिर कहाँ है? बदनौर भीलवाड़ा में। कहाँ है? बदनौर भीलवाड़ा में। ये किस लिए करवाया गया था? आपको बता दूं ये मालवा विजय के उपलक्ष्य पर करवाया गया था। मालवा शासक महमूद शाह था, उसको जीता और जीतने के बाद में महाराणा कुंभा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो याद रखना किस लिए करवाया था? मालवा विजय के उपलक्ष्य पर इसका निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन पांडुपोल मंदिर किस जिले में स्थित है? प्राचीन जो पांडुपोल मंदिर है वो कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। प्राचीन पांडुपोल मंदिर पुष्कर में है। देखिए प्राचीन पांडुपोल मंदिर अलवर में है। याद रखना कहाँ है? अलवर में पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर है। ये लेटा हुआ हनुमान जी का मंदिर है, लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है। याद रखना कि ये लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ लेटे हुए हनुमान जी की मूर्ति स्थित है। जबकि दाढ़ी मूछ वाले का कौन सी है? दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी का मूर्ति है मेहंदी सालासर चूरू में है। जबकि भूत प्रेत वाले की कौन सी है? भूत प्रेत हनुमान जी की मूर्ति कहाँ है? भूत प्रेत वाले हनुमान जी की मूर्ति है मेहंदीपुर बालाजी दौसा, मेहंदीपुर बालाजी दौसा में है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न हमारा, रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ है? रंगनाथ जी का मंदिर पुष्कर में है। रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ है? पुष्कर में स्थित है। अगला नेक्स्ट प्रश्न हमारा, मंदिर स्थापत्य की मिश्रित शैली कहलाती है। मंदिर स्थापत्य की मिश्रित शैली को क्या कहा जाता है? मिश्रित शैली को बेसर शैली कहा जाता है, जिसमें द्रविड़, नागर या मथुरा आदि जो शैलियाँ हैं उन शैलियों का मिश्रण माना जाता है। तो वो कौन सी शैली को माना जाता है? बेसर शैली, मिश्रण शैली कहलाती है। अगला नेक्स्ट प्रश्न हमारा इसके बाद में, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति किससे स्थापित करवाई थी? यानी नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति है ये दामोदर ब्राह्मण और गोविंद ब्राह्मण, दामोदर ब्राह्मण और गोविंद ब्राह्मण ये दोनों कहाँ से लेकर आए थे? ये बनारस से लेकर आए थे,
क्योंकि वहाँ औरंगजेब का आदेश था कि मंदिरों को ढहाने का आदेश था। इसके चलते यहाँ नाथद्वारा से श्रीनाथ जी की मूर्ति लेकर के ये राजस्थान में आए और राजस्थान में इसका निर्माण राज सिंह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? राज सिंह के द्वारा करवाया गया था। सिहाड़ गाँव में, सिहाड़ गाँव में करवाया गया था। जो सिहाड़ गाँव है वह आज नाथद्वारा के नाम से जाना जाता है। आज किस नाम से जाना जाता है? नाथद्वारा के नाम से जाना जाता है। तो नाथद्वारा का पुराना नाम पूछे तो क्या बताओगे? सिहाड़। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, मदन मोहन जी का मंदिर कहाँ है? मदन मोहन जी का मंदिर करौली में है। ये मंदिर श्री कृष्ण को समर्पित है। किसको समर्पित है? श्री कृष्ण भगवान को समर्पित ये मंदिर है, मदन मोहन जी का मंदिर। अगला नेक्स्ट प्रश्न है इसके बाद में, सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है? सास बहू का मंदिर नागदा में है। इस मंदिर को शस्त्र बाहु का मंदिर भी कहा जाता है। शस्त्र बाहु का मंदिर भी कहा जाता है, मंदिर भी कहा जाता है, याद रखना। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न हमारा, जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का एक समूह है। कि जोधपुर में ओसिया के निकट मंदिरों का क्या है? एक समूह है, बहुत सारे मंदिर हैं। ये किसकी देन है? कौन से राजवंश की देन है? चौहान राजवंश की, राठौड़ की, गुहिलोत की, गुज्जर प्रतिहारों की। राइट होगा इसमें गुज्जर प्रतिहारों की, यानी ओसिया, राजौरगढ़, ओसिया, राजौरगढ़, आभानेरी जो आदि स्थापत्य कला के नमूने हैं, और एक भिन्नमाल, ये आदि स्थान ऐसे हैं जहाँ स्थापत्य कला के नमूने हैं। वो सभी किसकी रचना है? वो सभी गुज्जर प्रतिहारों की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न हमारा इसके बाद में है, बेणेश्वर धाम के मंदिर किस जिले में स्थित है? बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में स्थित है। कहाँ है? डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम स्थित है, और यहाँ शिव की पूजा होती है, यानी शिवलिंग पूजा जाता है। लेकिन ध्यान रखना, भारत में एकमात्र खंडित शिवलिंग की पूजा सिर्फ यहीं होती है, और कहीं भी खंडित शिवलिंग की पूजा नहीं होती है। इस शिवलिंग को पंचमुखी शिवलिंग कहा जाता है, पंचमुखी शिवलिंग के नाम से जाना जाता है। यहाँ लक्खी मेला लगता है आदिवासियों का। इस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। इस मेले का आयोजन कब होता है? याद रखना, माघ पूर्णिमा को इस मेले का आयोजन होता है। माघ पूर्णिमा को इस मेले का आयोजन होता है, जिसमें आदिवासी भाग लेते हैं। किराड़ू के मंदिर किस जिले में स्थित हैं? किराड़ू के मंदिर कौन से जिले में स्थित हैं? किराड़ू के मंदिरों को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। खजुराहो कहाँ है? खजुराहो मूलतः एमपी में है, लेकिन राजस्थान का खजुराहो किसको कहा जाता है? किराड़ू को कहा जाता है। किराड़ू को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है, जो कहाँ है? बाड़मेर में स्थित है। कौन से ज़िले में है? बाड़मेर में। तो राइट आंसर होगा इसका ए। एक बात और बता दूं, खजुराहो में देखिए देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हुई हैं, लेकिन ये कैसी हैं? नगर अवस्था में है, इसीलिए इससे प्रकार की मूर्तियां ही राजस्थान में कहाँ देखने को मिलती हैं? किराड़ू बाड़मेर में। कहाँ मिलती हैं? किराड़ू बाड़मेर में। और भंडदेवरा बारा में भी इस प्रकार की देखने को मिलती हैं। भंडदेवरा बारा में भी इस प्रकार की मूर्तियां देखने को मिलती हैं। इसे राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है। मिनी खजुराहो कहा जाता है। अगर ध्यान रखना, मेवाड़ का खजुराहो पूछा जाता है, मेवाड़ का खजुराहो पूछा जाए तो आपको ये याद रखना है, अंबिका माता का मंदिर, अंबिका माता का मंदिर है, उसे मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। अंबिका माता का मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। अगला प्रश्न, पुष्कर में ब्रह्मा के अलावा राजस्थान में ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर है। आसोत्रा बाड़मेर में है। याद रखना कहाँ है? आसोत्रा बाड़मेर में पुष्कर के अलावा भी ब्रह्मा जी का मंदिर है, जो छींज का माता का बोला जाता है। छींज माता का बोला जाता है, यानी छींज माता का कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा इसके बाद में, वो है मशहूर विमल शाही व लूण व शाही मंदिर। मशहूर विमल शाही व लूण व शाही मंदिर है, ये जैन मंदिर है। ये जो लूण वसाई और विमल वसाई मंदिर है, ये कहाँ स्थित है ये आपको बताना था। आबू पर्वत पर, रणकपुर में, और बालोत्रा में, और आबू रोड पर। आबू रोड पर आपको बताना है।
विमल शाही व लूण वसाही मंदिर कहाँ है? ये आबू पर्वत पर हैं। कहाँ है ये? आबू पर्वत पर हैं। अगला, रणकपुर का जैन मंदिर निर्मित करवाया गया था। रणकपुर का जैन मंदिर किसके द्वारा निर्मित करवाया गया था? रणकपुर का जैन मंदिर कहाँ है? रणकपुर पाली में। रणकपुर के जैन मंदिर कहाँ है? पाली में। तो रणकपुर के जो, देखिए दोस्तों एक बार और बता दो आपको कि ये जो ध्यान रखना, विमल वसाई लूण वसाई रणकपुर में है, ध्यान रखना। रणकपुर कहाँ है? पाली में। एक बार इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, मिस हो गया था भैया। अगला प्रश्न देखिए इसके बाद में, रणकपुर के जैन मंदिर निर्मित करवाए गए किसके द्वारा किए गए? विमल शाह के द्वारा, धरणक शाह द्वारा, वास्तुपाल के द्वारा, महाराणा कुंभा के द्वारा। तो धरणक शाह के द्वारा इन जैन मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है इसके बाद में, रणकपुर के जैन मंदिर का मुख्य शिल्पकार था, यानी इसका शिल्पकार कौन था? आपको ये बताना था। निर्माण किसने कराया वो हमने पढ़ लिया है, लेकिन शिल्पकार कौन था? देपाक इसका मुख्य शिल्पकार माना जाता है। अगला प्रश्न इसके बाद में है, माउंट आबू में देलवाड़ा मंदिर उत्तम उदाहरण है। माउंट आबू में जो देलवाड़ा के मंदिर हैं वो कौन सी शैली के उत्तम उदाहरण हैं? माउंट आबू में देलवाड़ा के जो मंदिर हैं वो जैन मंदिर हैं, जैन स्थापत्य कला के नमूने माने जाते हैं। अगला प्रश्न इसके बाद में हमारा है वो है, देखिए, निम्न में से किस मंदिर की नींव पानी के स्थान पर घी से भरी गई थी? यानी राजस्थान का ऐसा कौन सा मंदिर है जिस मंदिर की नींव पानी के स्थान पर घी से भरी गई है? यानी पानी से नहीं भरा गया, उस मंदिर की नींव को किससे भरा गया? उस मंदिर की नींव को घी से भरा गया। तो आपको ये बताना था कि इनमें से कौन सा मंदिर है जिसकी नींव घी से भरी गई है, ये आपको बताना था। देखिए, विमल शाह का मंदिर, भांडा शाह का मंदिर, धरणक शाह का मंदिर और दिलवाड़ा का मंदिर। तो इनमें से कौन सा मंदिर है? भांडा शाह का मंदिर। भांडा शाह का जैन मंदिर कहाँ है? भांडा शाह का जैन मंदिर है ये बीकानेर में है। कहाँ है? बीकानेर में। तो भांडा शाह के जैन मंदिर जो बीकानेर में है, इस मंदिर की नींव है वो किससे भरी गई है? इस मंदिर की नींव पानी के स्थान पर घी से भरी गई है। तो देखिए दोस्तों, हमारी जो ये क्वेश्चन श्रृंखला है, ये क्वेश्चन श्रृंखला कंप्लीट हो गई है। फिर मिलेंगे हम अगले टेस्ट में, और अगले टेस्ट में आपको बता दूं कि अगला जो नेक्स्ट टेस्ट होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी प्रकार की कोई लागत नहीं है, यानी निःशुल्क होगा। और दूसरी बात यह है कि ये अब जितने टॉपिक हमने हल कर लिए हैं उन टॉपिकों में मिक्सिंग टेक्स्ट होगा, सभी का कॉमन, सभी टॉपिक्स का कॉमन होगा। अब तक हमने 16 से 18 के बीच में टॉपिक पूरे कर लिए हैं, क्योंकि 2 टॉपिक भी ले गए थे एक दिन इसमें हिस्ट्री में। तो इस आधार पर हमारे लगभग 16 से 18 के बीच में टॉपिक हो गए। इन्हीं 16 से 18 जो टॉपिक हैं, इन्हीं टॉपिक में से क्वेश्चन लिए जाएंगे और इन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार किया था और कर लेना। ये जो टेस्ट होगा, ये टेस्ट सिर्फ टॉपिकों में जो गिने चुने 4 टॉपिक थे उनमें से था, वो टॉपिक होगा पूरे टॉपिक्स में होगा। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन श्रृंखला आपकी चलती जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन श्रृंखला का लाभ उठाइए। धन्यवाद।